निफ्टी में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, नीचे से 200 अंक सुधरकर 23,550 के पास आ गया। लेकिन निफ्टी बैंक की हालात अब भी खराब, करीब 550 अंक नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में अब भी 1.5% की गिरावट, एडवांस डिक्लाइन भी खराब। खराब बाजार में आईटी का सहारा। टीसीएस नतीजों के बाद आईटी इंडेक्स करीब 3.5% ऊपर। मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री के चलते टीसीएस में भी करीब 5% का इजाफा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मैनेजमेंट बोली पिछले साल से बेहतर रहेगा मौजूदा साल। सीएलएसए, जेफरीज, बर्नस्टीन जैसे दिग्गज हुए बुलिश। करीब 4760 का दिया लक्ष्य। Q3 में कमजोर प्रदर्शन के बाद टाटा एलेक्सी 7% तक टूटा। मॉर्गन स्टैनली ने भी डाउनग्रेड का टारगेट 6,500 से 6,000 किया। कहा ग्रोथ की विजिबिलिटी सीमित, शेयर के वैल्यूएशन ऊंचे। इधर नतीजों के बाद इरिडा भी करीब 5% टूटा। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। 15 जनवरी को एबीएफआरएल की रकम जुटाने पर अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक ग्लोबल फंड्स को हिस्सा बेचकर लगभग 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने अभी जीएसटी के सभी नोटिस पर रोक लगाई। मामले की सुनवाई पूरी होने तक रोक जारी रहेगी। डेल्टा कॉर्प में 6% से ज्यादा की तेजी। और बजट में पावर सेक्टर के लिए नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को हो सकता है ऐलान। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स के लिए राज्यों को एडिशनल बोरोइंग की छूट जारी रखने पर विचार संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार, मेरे साथ शेयर रहेंगे अगले 1.5 घंटे। इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे इस छोटी सी आई थिंक रिकवरी को एक निर्णायक स्तरों पर पहुंचाने की। दरअसल श्रेया, ये हफ्ता इतना खराब रहा कि मत पूछिए। ट्रेडर्स ने तो जैसे तैसे पैसा बना लिया होगा, आई मीन शॉर्ट कॉल से, लेकिन वेल्थ इरोजन जिसे बोलते हैं, आपका डीमेट अकाउंट या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स जो प्रॉफिट दिखा रहे थे वो अब लाल में है। तो पेनफुल रहा ये हफ्ता, लेकिन अच्छी बात है कि ये हफ्ता भी आज अपने अंतिम दौर में। श्रेया। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बात की, बाजार की हालत लगातार चौथे दिन हमें खस्ता देखने को मिल रही है। थोड़ी सी रिकवरी ही सही, लेकिन बहुत ही अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में ही है बाजार। और ख़राब हालत बैंक निफ्टी की ज़्यादा देखने को मिल रही है। 575 अंक गिरकर अभी फिलहाल कामकाज कर रहा है। लेकिन सर क्या करना चाहिए इस मार्केट में, जिस तरीके से बिकवाली हावी अभी कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रही है? क्या अप्रोच रखे मार्केट में, आपकी कोई हिदायत? देखिए श्रेया, टेक्सचर वही है स्टिल राइस का। देखिए आईटी आज सडनली आके, टीसीएस ने सडनली आके थोड़ा सा आपको कंफर्ट दिया है। बट आप श्रेया ये भी देखिए ना, कल आप 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे क्लोज हुए थे। हिस्टोरिकली हमेशा इतना गिरने के बाद एफआईएस की सेलिंग कम हो जाती थी, लेकिन आप 200 डेमा के नीचे भी 7,200 करोड़ रुपए की सेल करके गए। आप 200 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेच के गए। तो श्रेया एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वो बेचने वाला यानी एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो ऊपरी लेवल्स पे एक्टिव हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। तो एक प्रेशर पॉइंट हायर लेवल्स पे परसिस्ट करेगा। मॉर्निंग पे अप्रोच क्या थी उसको लेके बात करते हैं श्रेया। हमारा थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या था? हमें कौन सी छोटी सी वो चीज़ है जो कटे तो एक कन्विक्शन आएगा कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी? वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो जो परसिस्ट करता था सुबह करीब 686 और 730 के आसपास। RS1 लेके आइए प्लीज़ ज़रा। ये था कॉल राइटर्स का जोन, ये था फॉलिंग 10 डेमा, एक एवरेज होता है। हम उसको नहीं पार कर पाए, हम कोलैप्स हुए। हमने तोड़ा करीब 500 को, 697, 749, हम कोलैप्स हुए। सुबह मेरी मॉर्निंग में 7 बजे लेवल मैंने क्लियर कहा था श्रेया कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 461.66, ये क्या था? ये वीकली चार्ट्स पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पेज लेके आइए स्क्रीन पे। अगर आपने इसको तोड़ दिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और इनफैक्ट ये प्रिवेंट करना मुश्किल है कि आप 461 पे जाए, मतलब 352 पे जाए। और इंट्राडे जो लो था वो एग्जैक्टली यही है, 352.50, और वहाँ से रिकवरी आई। वहाँ से रिकवरी किसने स्पॉन्सर करी? निफ्टी आईटी ने। अब मैं क्या करूँ जब आप उससे प्रश्न पूछती हैं कि भाई क्या करना चाहिए? देखिए सिंपली अब थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। जरा प्लीज़ मेरे वो अभी के ग्राफिक्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। अब श्रेया दोनों लेवल्स, चाहे वो कॉल राइटर्स के हों और चाहे फॉलिंग 10 डेमा, जरा देख लीजिए, करीब 23,686
और 710 पे, एक हो गया कॉलाइट्रस और एक हो गया टेंडेमा। जब तक ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही है तब तक भले ही टीसीएस कितना स्ट्रांग हो, भले ही इन्फोसिस या फिर विप्रो या फिर टेक महिंद्रा या फिर मिड कैप आईटी कितना स्ट्रांग हो, मेरे लिए क्राइटेरिया है कि भाई एटलीस्ट आप आओ ना, पहला जोन तो बाइसेक्ट करो। जब वो बाइसेक्ट होगा तब हम वो अपने सेल एंड राइज के टेक्सचर से और रणनीति से बाहर निकलेंगे। बट टिल द टाइम वी हैव स्क्रीन, मतलब हमारे स्क्रीन पे है ये 686 710 ऑन द स्क्रीन, हम शॉर्ट ऑन राइज के अप्रोच रखेंगे। अच्छा एक बात और श्रेया, अगर कोई कोलैप्स आता है तो प्लीज़ इस बार निफ्टी पर अगर आपने शॉर्ट ट्रेड अभी भी ओपन कर रखा है तो 461 के नीचे मत रखिएगा। 461 450 मिल जाए तो कवर कर लीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा सबसे बड़ी चीज़ 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पे परसिस्ट करता है। तो अब हमें फोकस करना है 10 डेमा के नीचे और 50 वेमा के ऊपर जो ट्रेड है 461। श्रेया, ये रही बात निफ्टी की। अब आता हूं मैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक में चाहे वो HDFC बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ज़्यादातर बैंक्स FIs के सेल के टारगेट हैं। आप अभी भी जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए डायरेक्टर साहब प्लीज़। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में आप लुक एट HDFC, लुक एट SBI अपने 200 डेमा से इस वक्त करीब करीब 50 रुपये नीचे है। HDFC बैंक भी सब्सटेंशियल नीचे है, एक भी गेनर ही नहीं है आपके पास। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के दम पर आप क्या तय करेंगे? क्लियर अप्रोच थी सुबह की, शॉर्ट ऑन राइज। RS1 लेके आइए प्लीज। क्या था RS1? वो था जहां पे कॉलाइटर्स थे, और याद रखिएगा RS1 क्या था? RS1 था आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ना निकले सेल ट्रेड को हमें स्क्वायर ऑफ करना है, या तो आपको बेस 1 मिले या बेस 2। सुबह श्रेया दोनों मिले। मेरे ख्याल से अभी भी मैं यही कहूँगा श्रेया, आप जरा कॉल राइटिंग के स्टेयर्स देखिए किस तरीके से 50,000 पे, किस तरीके से 49,500 पे कॉल राइटर्स अभी भी परसिस्ट करते हैं। राइट नाउ वी आर एट बेस 1, बट चांसेस हैं कि आपको बेस 2 भी मिले। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। आप चाहे कवर करना है तो यह कर लीजिए, बट दोनों इंडेक्स पे मैं ये फाइनली रिमार्क्स देता हूँ कि जब तक 686 710 निफ्टी पे नहीं कट रहा, इट्स अ सेल ऑन राइज। लोअर टारगेट्स 461 352, और निफ्टी बैंक पे जब तक 50 150 200 की ट्रैजेक्टरी नहीं कट रही, इट्स अ सेल ऑन राइज। अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड्स लोकेट करने हैं श्रेया, तो मैं चुपचाप जाऊंगा IT या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर को पकड़ लूंगा, लेकिन नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ इंडिसेस। श्रेया बताइए ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल सर, बहुत ही डिटेल रणनीति आपने रखी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों ही। अब चलते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर, क्या कुछ एक्शन आज बाजार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, और जिस तरीके से TCS में देखिए कमेंट्री स्ट्रांग थी तो स्टॉक आज 6% करीब उछलकर कामकाज कर रहा है। LTI माइंडट्री में भी तेजी 5% से ज़्यादा। टेक महिंद्रा भी आज चढ़कर कामकाज कर रहा है 4% के करीब, और विप्रो में भी आज खरीदारी हमें देखने को मिल रही है 3% के करीब। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स ये एक ऐसा स्टॉक जिसमें आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है 3.25% के करीब। इन्फोसिस 2.5% के करीब तेज हो गया। एम्फेसिस में भी देखिए तेजी बनती नजर आई 2%, और HCL टेक भी 2.5% के करीब। इनफैक्ट पूरा IT सेक्टर ही आज तेज दिखेगा आपको। इसके अलावा IRCTC में भी तेजी देखने को मिल रही है 3.25% के करीब। आरती इंडस्ट्रीज तेज होकर कामकाज कर रहा है 3.25%। महानगर गैस लिमिटेड में भी खरीदारी, और मनप्पुरम फाइनेंशियल में भी उछाल देखने को मिल रहा है 2.25%। लेकिन ऐसे कुछ काउंटर्स जहां पे बिकवाली हावी होते हुए देखिए, टाटा एलेक्सी उसमें से एक 7% तक स्टॉक टूट गया। देखिए REC भी बिकवाली का शिकार हुआ, 6.5% के करीब टूट गया। पेटीएम में भी बिकवाली हावी, 5.5% से ज़्यादा का डेंट पड़ता यहाँ पे दिख रहा है, और कल्याण ज्वेलर्स से तो हो ही नहीं पा रहा पिछले कुछ दिनों से, और 5.5% तक टूटकर कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा और बिंदो फार्मा 4.25% के करीब टूटा, लॉरिस लैब 4% से ज़्यादा। हुडको पर भी डेंट पड़ता 4.5%, और JNFC भी 4.5% तक टूटकर कामकाज कर रहा है। अब शो में आगे बढ़ते हैं, और कमाई का अड्डे में हमारे साथ दमदार पैनल जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल से, प्रशांत सावंत, अमित सेठ, कविता जैन, सोनी पटनायक और स्नेहा सेठ से। 2:10 पर दीपाली बताएंगे बजट में रेलवे को मिल सकता है मेगा बूस्ट। साथ ही रोहन बताएंगे बजट में रूरल इंफ्रा पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है। साथ ही लक्ष्मण जी बताएंगे बजट में पावर सेक्टर के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में खास चर्चा करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO जयराम
संपत से 2:30 पर असीम बताएंगे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। 2:35 पर यतीम बताएंगे ABRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल की फंड जुटाने को लेकर क्या है योजना। साथ ही 2:45 पर आशीष बताएंगे कैसे रहे संकेत HCL टेक के Q3 नतीजे। साथ ही दीपाली बताएंगे डीमार्ट के नतीजों का क्या है अनुमान। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस के हमारे साथ होंगे एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट एंड फंड मैनेजर हेड आलोक अग्रवाल जी। और 3:10 में लेंगे BTST या STBT कॉल। चलिए श्रेया, अब आप पानी पीजिए, बहुत लंबा क्रम रहा आपका। मैं कॉल शुरू करता हूँ तब तक ये क्रम। राजेश जी से पहले बात करते हैं। पैनल हमारे स्क्रीन पे है, देखिए राजेश जी क्या खिलखिला के हंस रहे हैं। राजेश जी लग रहा है सुबह से हंसे नहीं थे हैं। आ रहे हैं आपके पास भी, चिंता मत कीजिए, आपके पास भी आएंगे। पहले स्नेहा से बात करना शुरू करते हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में कंटिन्यूसली प्रेशर रहा है, तो बैंकिंग स्पेस से मेरा सेल कॉल है ऑन फेडरल बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंटर का एक सपोर्ट ले रहा था अराउंड 192 के आसपास, जो कि इसने ब्रीच किया आज के दिन। वॉल्यूम्स भी डिसेंट है और जो भी सेलिंग प्रेशर आई उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे रिसेंटली। तो मेरा मानना है यहाँ पर और स्टॉक में तेज लाइक करेक्शन आ सकता है। सो फॉर द टारगेट ऑफ 182 यहाँ पे सेल करने की रिकमेंडेशन है और जो स्टॉप लॉस है वो 193 का लगाना है। साइड की ट्रेड यहाँ इस वक्त स्नेहा जी की तरफ से आते हुई। सोनी जी, आपने क्या पिक किया है आज के लिए? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रहेगा बिरला सॉफ्ट में। बिरला सॉफ्ट में आज एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव नजर आ रही है। यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है डेली चार्ट्स पे और वॉल्यूम्स भी यहाँ क्रॉस किए हैं प्रीवियस डे वॉल्यूम के एक्शन को। सो बिरला सॉफ्ट की फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 552 यहाँ प्राइस चल रही है, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फ्यूचर्स पे रहेगा 541। टारगेट यहाँ पे रहेगा 575 से 580 के बीच में। साइमल्टेनियसली चाहे तो 550 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 20 रुपए के करीब यहाँ चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 14 रुपए का। टारगेट रहेगा 30 से 32 का यहाँ पे। जी हाँ, देखिए अब हमने स्नेहा जी से भी बात कर ली और श्रेया ने क्रम रख ही दिया था और सोनी जी से भी बात हो गई। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए हुडको में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन डेली चार्ट पे मिला है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि पोजिशनली शायद ये 190 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हुडको के फ्यूचर में जो कि 217 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें बिकवाली करने का ट्रेड लेना है 222 रुपए 30 पैसे। 222 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से हुडको के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 207 रुपए के टारगेट सेट करेंगे, 207 के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 215 वाला पुट ऑप्शन जो 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करिए 4 रुपए 90 पैसे, 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 13 रुपए के टारगेट के लिए। सेल साइड की ट्रेड मानस जी की तरफ से। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? AMC में एक सेल ट्रेड दिया था जो डे लो पे ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे फिर से एक फ्रेश शॉट इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। करीबन अभी जो प्राइस है वो 3860 3860 की है। अभी जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 3900 के जस्ट ऊपर यानी करीबन 3920 के 25 के आसपास रख सकते हैं। और यहाँ से जो आपका टारगेट होगा वो होगा 3720 3720 का। ओवरऑल स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस काफी एक बड़ा फॉल ला सकता है, तो 3720 के टारगेट के लिए इसको एक फ्रेश सेल की सलाह होगी। जी, HDFC AMC मतलब मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन में इसका स्ट्रक्चर गजब कोलैप्स हुआ है। 3860 इज एट डे लो और HDFC AMC मेरे ख्याल से जून 2023 के बाद इट्स फर्स्ट टाइम ये 200 डेमा के नीचे है। गजब का कोलैप्स रहा और वीकली चार्ट्स पे काफ़ी बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पे। तो पेन में HDFC AMC। चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड शॉर्ट ट्रेड रहेगा मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स में। यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक ने अपना 200 डेमा ब्रेक किया और एक स्विंग सपोर्ट जो कि लगभग 1980 1990 के आसपास फ्यूचर्स में आता था वो भी कन्विंसिंगली ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे लगता है डाउनफॉल एग्रीवेट हो जाएगा। इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1990 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1880 रुपए के। ओके, मेट्रोपोलिस सेल है। अच्छा, ये देखिए आपको अभी मैंने क्या बोला था, हम 23,530 पे थे। शॉर्ट इंडेक्स, लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी नाउ
461 डॉट एग्जैक्टली वही लेवल 461 आ गया, गिन के कुल मिला के 12 मिनट में इसका एक हो गया। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी रिलेवेंस इट्स वीकली चार्ट्स पे इट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक बार पीवीआर लेके आइए। राजेश जी ने बहुत जोर लगाया, पर जोर सच कहता हूँ काम ना आया। राजेश जी, इतना आपने चलचित्र देखा, बट पीवीआर को देखिए आपकी स्क्रीन पे, क्या मतलब कारण क्या है? मैंने 1137 आज भी ये स्टॉक इस वीक में भी, मतलब आप ये जून 2021 के बाद लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी कल श्रेया प्रश्न कर रही थी किसी दर्शक का, पीवीआर में करें क्या? पीवीआर पे आपका टेक और आपका कॉल आज का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। और आपने सही कहा कि बहुत जोर लगाया फिर भी ये चला नहीं, और समझ से बाहर की बात है। आप देखो कि लगातार चौथे पांचवें हफ्ते में पुष्पा 2 के कलेक्शंस रोज बढ़ते जा रहे हैं और सामने में पीवीआर के घटते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है बात। जाहिर सी बात है कि कुछ इनके टिकट प्राइसेस जो इतने हाई हैं उनको लेकर के कुछ फुटफॉल कम हो गए हैं, लेकिन बड़ा रेवेन्यू का एक बड़ा तबका फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन से आ रहा है जहाँ के मार्जिन्स अच्छे हैं। कुछ नए स्क्रीन्स खोल रहे हैं, कुछ पुराने जो अनप्रोडक्टिव है उसे बंद कर रहे हैं, बहुत सी रीस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही हैं। और रही सही जो दिक्कत अभी आई सामने में, वो जो नए वायरस की दिक्कत आई उसके बाद से हमने जोर का झटका देखा इस स्टॉक में, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए थोड़े से प्रेशर में ही रहेगा। तो इस वक्त जिसके पास है वो चाहे तो बने रह सकते हैं, बट नई खरीदारी की इस वक्त कोई सलाह नहीं रहेगी। और जहां तक इस वक्त के स्टॉक की बात है, मैं आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूंगा। अब आप देखो कि सामने में बजट है, और हर बार बजट के आसपास रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी सी इंटरेस्ट बनता है निवेशकों का। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1-2 साल से अगर आप देखो रेलवे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं आईआरसीटीसी ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। 1138 रुपए की 52 वीक हाई लगा करके अब 780 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग पोजीशनिंग है। मोनोपोली है रेलवे टिकटिंग, केटरिंग और पैकेज वाटर में। अफोर्डेबल टूरिज्म पैकेजेस निकाल रखी है, और अब जो नई 475 वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में आने वाली है उसके एक बड़ा फायदा इनको होगा। अभी फिलहाल कटरा से दिल्ली तक की नई वंदे भारत की जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। फुल कोच बुकिंग कर रहे हैं, आउटसाइड केटरिंग की बात कर रहे हैं, जोमेटो के साथ टाई अप किया है। सबसे बड़ी बात है कि डिविडेंड पेइंग डेट फ्री कंपनी है। आरओसी आरओई सब में आपका 30% के ऊपर का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। साल भर का होराइजन रखें और कम से कम 20% की बढ़त मौजूदा स्तर से टारगेट रखें। आईआरसीटीसी राजेश जी के पिक, और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि बजट में एलोकेशन देखने को मिल सकता है, तो उसी पे आते हैं। अब सरकार का बजट में इंफ्रा, रेलवे, पावर सेक्टर पर खास फोकस हो सकता है, और हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस बार रेलवे के लिए बजटीय एलोकेशन में भारी बढ़ोतरी मुमकिन है। साथ ही ग्रामीण सड़कों पर सरकार का खास हो सकता है फोकस। इसके अलावा बजट में पावर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान भी संभव है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण रॉय, दीपाली नंदा, रोहन सिंह। सबसे पहले चलते हैं दीपाली के पास, और इस बार रेलवे के लिए बजटीय एलोकेशन कितना बढ़ सकता है उनसे जानते हैं। बताइए दीपाली। जो बिल्कुल श्रेया, इस बार के बजट की बात की जाए तो रेलवे के हिसाब से बड़ी घोषणाएं हमें देखने को मिल सकती है। खास तौर पर सबसे पहले अगर बजट एलोकेशन की बात करें तो सोर्सेज से हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15% से ज्यादा पिछले जो केपेक्स था, पूरा जो आउटले था, उसके मुकाबले 15% ज्यादा एलोकेशन इस बार के बजट में रेलवे के लिए देखने को मिल सकता है। जो वित्त मंत्री का फोकस हो सकता है वो जाहिर तौर पर 2 चीजों पर रहेगा। पहला रहेगा रेलवे सेफ्टी, और दूसरा जो फोकस एरिया रहेगा वित्त मंत्री का वो होगा रेलवे मॉडर्नाइजेशन। अगर रेलवे सेफ्टी की बात करें तो उसके अंदर मुख्य तौर पर रेलवे का टारगेट है कि जल्द से जल्द ज्यादातर एक्सपेंशन किया जाए कवच का। फिलहाल रेलवे मिनिस्ट्री कवच 4.0 पर काम कर रही है, और इसी लिहाज से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि इस बार के बजट में जो कवच के लिए एलोकेशन है, कवच के लिए जो फंड है वो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास अनाउंस किया जा सकता है। और अभी की अगर हम बात करें तो काफी धीमी गति इसकी दिखाई दे रही है, लेकिन अब
अब एलोकेशन के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि और नई कंपनियां रेलवे के साथ जुड़ेंगी और जो कवच इंस्टॉलेशन का काम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो हमें रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम रेलवे मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा एरिया है वो है रोलिंग स्टॉक का। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि इस बार जो रोलिंग स्टॉक के लिए एलोकेशन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार करीब 54,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए थे। रोलिंग स्टॉक में खास तौर पर मॉडर्नाइजेशन पर फोकस है और हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारे गेस्ट राजेश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वंदे भारत के रोल आउट को लेकर जो सरकार है काफी उत्साहित है और हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस बार के बजट में जो स्लीपर वंदे भारत है और जो अभी वंदे भारत चल रही है उसको लेकर और साथ ही साथ जो अमृत भारत ट्रेनें हैं उनके रोल आउट और एक्सपेंशन को लेकर भी बड़ी घोषणा इस वक्त आने वाले बजट में देखने को मिल सकती है। दीपाली, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 15% प्लान आउटले और स्पेशली याद रखिएगा वो जो कवच है उसके लिए जो आवंटन है बढ़ेगा 12,000 करोड़ रुपए का। बहुत सारी अगर आप देखें जो कंपनियां हैं वो इस कारोबार में है। लेटर इन दिस प्रोग्राम हम बात भी करेंगे उस पर, लेकिन चलते हैं यहाँ से सीधे अब रोहन के पास। और जो रूरल इंफ्रा है उसको पुश देने के लिए सरकार का इस बजट में खासा जोर रहेगा। रोहन, कितनी प्राथमिकता दी जाएगी रूरल इंफ्रा को और आवंटन कितना बढ़ सकता है, कुछ बारीकियाँ? जी, इस बार एक बहुत बड़ा फोकस बजट का होने जा रहा है गांव में रोड कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। जो फोकस रहने वाला है, ऑल वेदर रोड्स बनाए जाएंगे, खासतौर पे ऐसे मैदानी इलाकों में जहां जो जनसंख्या है वहां 500 से ज़्यादा या हैबिटेशन है, या फिर हिली एरियाज़ में जहां 250 लोगों से ज़्यादा हैबिटेशन है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरिया है वहां 100 से ज़्यादा जहां लोग रहते हैं, उन्हें कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे फोकस सिर्फ सड़कों की लंबाई पर नहीं होगा बल्कि क्वालिटी रोड्स की जो है उस पर भी फोकस रहने वाला है। कुल मिला के भी जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसका आवंटन 10 से 12% बढ़ सकता है और ये लगभग 2,90,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक और फोकस एरिया रहेगा सस्टेनेबिलिटी पे। रोड कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबल जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की जा सकती है। और सरकार देश भर में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स हैं रोड सेफ्टी के लिए, एक खास मिशन की घोषणा कर सकती है। उसे करेक्शन करने के लिए एक अलग फंड की घोषणा की जा सकती है। शुक्रिया रोहन तमाम जानकारी के लिए। तो रूरल रिफॉर्म्स पर खासा जोर रहेगा सरकार का, साथ ही ग्रीन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी सरकार फोकस बढ़ाएगी, साथ ही रोड सेफ्टी को लेकर भी कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। अब लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। बजट में बड़े पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हो सकते हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए लक्ष्मण जी, बताइए। देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार का बजट काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। पावरफुल इस मायने में कि पावर सेक्टर जुड़े हुए कई सारे ऐलान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है कि नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में अगले 5 साल का एक रोड मैप होगा कि आखिर किस तरह की बिजली की ज़रूरतें पड़ने वाली है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इस पर भी फोकस रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रिफॉर्म को और ज़्यादा गति दिया जाए। इसके लिए राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जितना ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 0.5% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। इस बात की छूट राज्यों को थी, लेकिन ये छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस छूट को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। अगर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। तो इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है और शायद इसका ऐलान आपको देखने को मिले। लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 पर्सपेक्टिव से बात करी, रेलवे, उसके बाद रूरल इंफ्रा और तीसरा है विद्युत बिजली पावर सेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महत्वपूर्ण रेलवे और पावर और रूरल इंफ्रा पर खबर थी। लेकिन इस बीच लुक एट निफ्टी बैंक। मार्केट का मैसेज डिफरेंट ही है। निफ्टी बैंक इज़ एट डे लो आपकी स्क्रीन पर, और जो मॉर्निंग का स्विंग लो था 10:06 का वो हमने वैलिड कर दिया। 10:06 का वैलिड कर दिया है। जरा प्लीज़ निफ्टी का, जो अभी मैं कह रहा था ना, निफ्टी बैंक इट्स सेल टारगेट रखिएगा करीब करीब 48,700 48,510। हम उसी जोन में आ गए हैं। अब हो क्या रहा है, ये प्रेशर स्पॉन्सर कौन कर रहा है? HDFC बैंक। सोनी जी, HDFC बैंक 1660 पे मैं एग्जैक्टली नोट करके लाया था। नाउ 1660 इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? एग्जैक्टली डॉट 24 मई को HDFC बैंक का ब्रेकआउट यहीं से आया था, इसी एवरेज से। अब आपका व्यू क्या है, कहाँ जा रहा है ये? जी, मुझे लगता है कि HDFC बैंक काफी करेक्ट किया है, डेफिनेटली थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, 1650 के सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है। अगर होल्ड कर सकता है 1650 तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्सल नजर आ सकता है। अभी के लिए साइंस है नहीं, बट टुवर्ड 1650 आके वहां से अगर बाउंस करता है तो वहां पे हम देख सकते हैं। अगर किया देन टुवर्ड 1680 1700 जोन्स को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है, बट अगर ब्रेक किया तो यहाँ पे टुवर्ड 1600 लेवल्स को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की यहाँ पे राय रहेगी, 1650 का क्रूशियल लेवल यहाँ पे वॉच करना चाहिए। ओके, 1659 पे ट्रेड करता हुआ डे लो की तरफ। प्रशांत, बैंकिंग में किसी स्टॉक फ्यूचर पे फर्दर पुट लेने की राय या फिर कोई स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट का लिए आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है? मेरे स्क्रीन पे भी इस वक्त कैन बैंक सिंक होता हुआ, कैन बैंक लेके आइएगा। कैनरा बैंक PSU बैंकिंग बास्केट में 9332 डे लो पर, और इनफैक्ट कैनरा बैंक अपना 25 अक्टूबर और 18 नवंबर का लो तोड़ता हुआ। प्रशांत, आपका व्यू कैन बैंक पे? तो वीरू जी, डेफिनेटली एक चीज जो आप पहली बात तो आपने जो स्पॉट किया है वो स्टॉक बिल्कुल सही है। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। आप 3 दिनों की बिकवाली देखोगे तो तीनों दिनों की बिकवाली राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ हुई है, तो ये बिकवाली सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा है। मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली 88-87 के लेवल दिखा सकता है। तो एक जो बीच में छोटा सा सपोर्ट है 92 का, वो बस ब्रेक होना है। तो मैं थोड़ा अगर अभी शॉर्ट रहूंगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 95 के ऊपर होना चाहिए, से 95.50। फ्रेश शॉट 92 के नीचे एग्रेसिवली करना चाहिए फॉर टारगेट्स अराउंड 86-85। तो ये राय कैनरा बैंक पे। लेकिन सोनी जी, अगर आप देखें तो कुछ गिरते बाजार में ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रही हूँ, ये स्टॉक देखिए डे हाई के आसपास है, और जिस तरीके से FMCG सेक्टर में हमें कल भी तेज़ी देखने को मिल रही थी, हालांकि आज थोड़ा गिरकर ही ये इंडेक्स कामकाज कर रहा है, लेकिन इसके स्टॉक्स देखिए आप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स डे हाई के आसपास है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आपकी राय? यहाँ पे मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर इनफैक्ट एंटायर कंजप्शन स्पेस में थोड़ी इस बार बाइंग आ रही है, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे बाइंग सस्टेन हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन डेटा ऐड हो रहा है। मुझे लगता है जैन सीरीज में एक टर्न अराउंड दिख रहा है इस सेक्टर पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 2400 के सपोर्ट को काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है। मार्केट काफी वॉलेटाइल है, बट जहां पे उसकी 20 और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कोइंसाइड कर रहे हैं 2400 के करीब, उसको होल्ड कर रहा है। स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 2600 पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। पोजिशनली थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, एंड थोड़े से डिप में ऐड भी कर सकते हैं 2400 के सपोर्ट के साथ। जैम HUL आपकी स्क्रीन पे 2449 पैकेट ट्रेड करता हुआ डे हाई की डिरेक्टरी में, और बट निफ्टी कोलैप्स हो रहा है भाई साहब इस वक्त, और निफ्टी अब करीब करीब 23,420 डे लो पर। मैं कह रहा था ना आपको 2 बजे कि बेचने वाला इस वक्त जो है ना वो कन्विक्शन के साथ बैठा है। वी आर सेलिंग क्लोजर टू आई थिंक 200 डिमा, और उसके नीचे आपने एक क्लियर मैंडेट दिया बॉस कि मैं टिकूंगा नहीं, और इस बीच निफ्टी 23,400 का घर भी तोड़ता हुआ तो डे लो पर। अब जहाँ से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आप कैन यू बिलीव, मात्र गिन के 20 मिनटों में आप 125 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। क्या सेल ऑफ आ रहा है क्लोजिंग के वक्त। लेकिन मैं विषय को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ। थोड़ा देखिए, अब हम बजट के नज़दीक हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इस स्पेस को लेकर बातचीत करते हैं। 2-3 दिन पहले इस पर डिप भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन यहाँ पे घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। दरअसल यहाँ पर जो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस बीच डायरेक्टर साहब प्लीज़ निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा, क्रैक हो रहा है डे लो पर, लगभग 500 पॉइंट शेयर हो चुका है। मैं फिर आता हूँ कि केन्स टेक्नोलॉजी पर। पेगाट्रॉन इंडिया में बड़े हिस्सेदारी खरीदने को CCI ने मंजूरी मिल गई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये एक बड़ा इवेंट भी है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में होने वाला बड़ा बदलाव है ये, और ये कंपनी जो है याद रखिएगा वो आईफोन का निर्माण भी करती है। इस सेक्टर में होने वाले बदलाव, अपॉर्चुनिटीज़, PLI, बजट से एक्सपेक्टेशन, सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO केन्स टेक्नोलॉजीज़ के श्री जयराम संपत जुड़ चुके हैं। जयराम जी, पहले तो नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये एग्जैक्टली ये जो एक्विजिशन को CCI की मंजूरी मिली है, आप एज अ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट कैसे देख रहे हैं, और अभी क्या इस स्पेस में और जो जिसे कहते हैं ना, आई मीन मर्जर और एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है क्या आपके अनुसार? जी,
सो एनीवे थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बेसिकली ये जो मूव है ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव है फॉर इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडियन कंपनीज टॉप 50 लेट्स से ईएमएस कंपनीज में से पेगाट्रॉन जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसकी एक्विजिशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में कैपेसिटी है कि लार्ज स्केल ईएमएस किया जाए। और जब एक बार एक कंट्री का एक तरह से रेपुटेशन बनता है कि इट इज़ बिकमिंग अ हब फॉर ईएमएस, it helps all the players in the country. So एक कंसिडरेशन सेट में इंडियन कंपनीज आ जाती हैं। सो पहले क्या होता था कि सब लोग चाइना जाते थे, ताइवान जाते थे, कभी इंडिया की तरफ देखते भी नहीं थे। बट आज आई थिंक बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स पुश और बाकी इस तरह की इंडस्ट्री प्लेयर्स ने भी काफ़ी एग्रेसिवली काम करना चालू कर दिया है, तो आप इस तरह की चीज़ें बहुत आगे भी बहुत देखेंगे। सो अगले 5, 10, 15 साल जो है इंडिया का टाइम है, और इंडियन कंपनीज थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से काफ़ी ग्रो होगी, और उससे बेनिफिट मिलेगा इंडियन बाकी प्लेयर्स को भी, क्योंकि इंडिया कंसिडरेशन सेट में आ जाएगा। इसका मतलब सबको, जब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी तो सब इंडिया को भी एक पार्टिसिपेंट मान के यहाँ भी आके वो लोग एग्जामिन करेंगे। और वैसे तो एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से इंडियन कंपनीज और लेट्स से ताइवानीज और चाइनीज कंपनीज में 19-20 का फर्क है। सो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब वो लोग आके हमको भी एग्जामिन करेंगे, और हमारे पास जो भी कैपेक्स है वो सब लेटेस्ट कैपेक्स, तो इससे हम लोग डेफिनेटली शोकेस कर सकते हैं कि हमारी जो है कंट्री में कैपेसिटी, हाईटेक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जयराम जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सिंस अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ रेवेन्यू जो आपका है वो करीब, मैं अगर सही हूँ तो माफ़ी चाहूँगा अगर इक्का दुक्का परसेंट इधर वेरिएट हुआ, तो आपका रेलवे से आता है। एक सेंस मिल रहा है कि जिस प्रकार के लास्ट 1 साल में न्यूज़ फ्लो रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग आई थिंक जनरल इलेक्शंस इन अप्रैल मई, रेलवे में कुछ धीमापन है। क्योंकि आप रोलिंग स्टॉक्स में आप मेरे ख्याल से कवच के लिए काफ़ी काम करते हैं, आप सिग्नलिंग के लिए, ट्रैक मैनेजमेंट के लिए काफ़ी काम करते हैं। रेलवे में क्या वो स्लो डाउन विजिबल है, और रेलवे में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप इस बाकी महीनों के वित्त वर्ष में और अगले वित्त वर्ष के लिए? या स्पेसिफिकली कंपनी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट क्वार्टर खत्म किया है। बट एक चीज़ आपको ये बता दूं कि एक्चुअली स्लो डाउन नहीं है, ये जो है जो एक्सेलरेशन होना था वो नहीं हुआ है एक्चुअली स्पीकिंग। वैसे तो हम लोग रेगुलर ऑर्डर्स जैसे बाकी सब सेक्टर्स में जिस तरह से ग्रोथ हो, उस तरह के ग्रोथ वाज एक्सपेक्टेड इन रेलवे एंड सिग्नलिंग एरियाज एक्सेट्रा। वो ऑब्वियसली पहले 2 क्वार्टर्स में तो आपके इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ है, तो थर्ड क्वार्टर में भी कुछ पार्टली पॉलिटिकल एंड पार्टली गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उसके बाद बजट, उसके हिसाब से 3 क्वार्टर में थोड़ा बहुत लेट्स से एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। बट फोर्थ क्वार्टर में हम जितने साइंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी एक्सेलरेशन है। गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है कि ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, क्योंकि ये इसमें जान माल का नुकसान काफ़ी हो सकता है यदि कोई कोलिजन हो जाए और उस तरह से। और इंडिया में पूरा का पूरा जो है सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नॉट ओनली रेलवे, पावर सेक्टर है, सो टेलीकॉम है, काफ़ी चीज़ें हैं, डिफेंस है, सो काफ़ी चीज़ें जिसमें इस तरह की इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल इस सेक्टर में काफ़ी काम होगा, और उसके बेनिफिशियरी ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारे कंट्री के जो लीडरशिप का है उसका उनका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर। जी जयराम जी, जी गुड आफ्टरनून सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। आपने अभी कंपटीशन को लेके बात की और भारत की स्थिति को लेके भी बात की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से हमें कंपटीशन मिल रहा है ताइवान या चाइना से, भारत अभी काफ़ी पीछे है ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आप देखें तो किस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि उभरते हुए भारत को कैसे इसका फ़ायदा मिलता नज़र आएगा जिस तरीके से ईएमएस को लेकर कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है? जी, सो ये जो कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक टर्म यूज़ किया जाता है, जिसमें यंग वर्कफोर्स के बारे में वो टर्म यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि 35 साल से नीचे करीब 65% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की है। तो उसी तरह से हमारी जो कंपनियां हैं उनके पास भी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मैं कहता हूँ किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास जितनी भी अभी रिसेंट जनरेशन की कंपनियां हैं, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब रिसेंट जनरेशन का। हमने 40 साल पहले कोई कैपेक्स नहीं बनाया था, हम 2-3 साल से कैपेक्स बना रहे हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन मशीन्स भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर मैन पावर भी है,
तो इसीलिए ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है नॉट ओनली फॉर पीपल बट फॉर कंपनीज ऑल्सो इज वैलिड। सो इंडियन कंपनीज जो है हाईटेक इंडस्ट्री और हाईटेक सेक्टर्स में काफी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, और हमारे पास जो क्रिटिकल रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, और अभी थोड़ा बहुत कैपिटल भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, थोड़ा इंकरेजमेंट दिया है, आई थिंक सेविंग्स से लोग डिप्लॉय कर रहे हैं इनटू मार्केट्स एंड सो ऑन। तो मेरे हिसाब से अगले 5-10 साल में आपको काफी, अभी जो देख रहे हैं आप, इट इज लाइक अंग्रेजी में कहते हैं ना जो लल बिफोर द स्टॉर्म। सो अभी जो देख रहे हैं आप एकदम कदम ताल की स्थिति है, बट एक्चुअली अचानक आप देखेंगे कि काफी एक्सेलरेशन होगा और बहुत सारे और कैपेसिटीज वगैरह फॉर्म होने लगेंगी, आपको बहुत सारे इस तरह के मर्जर एक्विजिशन डील्स मिलेंगी, और आप मेरे हिसाब से ग्रोथ का ये तो जस्ट ट्रेलर देखा है आपने, आगे जाके तो और बहुत सारा काम बाकी। ये मैं ग्राउंड हकीकत से देख के बता रहा हूँ कि कितने जयराम जी, उस तरह से। हाँ, ये बताइए यूएस से अब आपके जो बिजनेस है और यूएस से जो आपका एग्जैक्टली जो बिजनेस है वो इस साल आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ लीडरशिप चेंज है, प्लस आपने मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो एक रिसेंटली प्लांट भी वहाँ पे अब तैयार कर लिया है अपना। यूएस बिजनेस कैसा कर रहा है, वहाँ से कैसी एक्सपेक्टेशन आपकी? देखिए यूएस ज्योग्राफी में काफी बॉयंसी है, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक ऑल सेड एंड डन एक तरह से जान फूंक दी गई है कि हम अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो वो कंपनी जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और वहाँ पे एक्विजिशन करेंगे तो उनको थोड़ा फायदा जरूर होगा, क्योंकि ऑल सेड एंड डन चाइना को थोड़ा वो लोग म्यूट करेंगे जरूर, और सो वो थोड़ा सा करेंगे, वो बहुत है हमारे लिए, बिकॉज हमारा ऐसे भी शेयर वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 5-6% ही है। तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट अच्छा ग्रो हो रहा है, हमारे जितने भी यूएस क्लाइंट्स वगैरह वो सब तो ठीक ठाक ही ग्रो हो रहे हैं, और ज़्यादा होना चाहिए एक्चुअली। बाकी सेक्टर्स में भी काफ़ी कोलैबोरेशन वगैरह होगा। जो ओईएम्स को एक बार फर्म अप कर लेंगे कि ठीक है इंडिया इज अ डेस्टिनेशन, तो काफ़ी बिजनेस एक्चुअली इंडियन कंपनीज को मिल सकता है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी डेवलपमेंट्स को लेकर, यूएस को लेकर, बजट एलोकेशंस को लेकर, रेलवे को लेकर सब पे बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक जब बजट के बाद एक बार चीज़ें क्लियर होंगी आपसे फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक आई थिंक फॉर दिस क्वार्टर। थैंक यू। मीनवाइल निफ्टी स्लिप हुआ है, फर्दर स्लिप हुआ है, निफ्टी अब करीब 23,409 पे, और बैंक निफ्टी ज़्यादा स्लिप हुआ है, इट्स 48,705। यानी इस बातचीत के दौरान अभी जब केंद्र से हो रही थी हम 125 पॉइंट और 788 अंक नीचे, और निफ्टी में आपको दर्द इसलिए कम झलक रहा है क्योंकि निफ्टी आईटी इस वक्त करीब करीब 1500 पॉइंट ऊपर है, वो एक पेन निकाल रहा है, अदरवाइज हम बहुत बड़े बुरे क्लोज की तरफ बढ़ रहे थे। में स्वागत है कविता जी, क्लाइंट से व्यू क्या शेयर किया है आपने और आपकी कॉल इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी। सो हम काफी क्रूशियल लेवल पर हैं एज ऑफ नाउ। अगर जो आप भी जिक्र कर रहे थे 50 पेमा के पास फाइट चल रहा है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का, यहाँ देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए। फर्दर शॉर्ट्स डिप्लॉय ये थे वो नियर टू टारगेट हैं, तो फ्रेश शॉर्ट्स के लिए वीकेंड की तरफ भी हैं हम, तो हम फर्दर फ्रेश शॉर्ट्स अभी नहीं ओपन कर रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है एक डिफेंसिव बेट्स की तरफ हम लोग ज्यादा मूव करने के लिए सोचे हैं, जहाँ कंज्यूमर अगर आप देखें वहां पर अच्छे मूव बनते हुए दिखे हैं। और टाटा कंज्यूमर का अगर आप फॉर्मेशन देखें वो मेरे अभी की एक फ्रेश बाय बैट होगी एज अ स्विंग ट्रेड डू। 975 के लेवल पर है, सभी कंज्यूमर स्टॉक में एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। सो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिखता है 975 के ऊपर इन कैश। सो वंस ये 975 के ऊपर निकलता है तो 1015-1020 के प्राइस टारगेट की तरफ काउंटर मूव होता हुआ दिख सकता है। इन केस पोजिशनिंग ऑलरेडी किसी की है तो 950 के ऊपर 55 के ऊपर जब तक ये मेंटेन है टाटा कंज्यूमर में आप अपने बाय ट्रेड रख सकते हैं। ठीक है, टाटा कंज्यूमर बाई साइड की ट्रेड फिलहाल जिस तरीके से आपने मेंशन भी किया कंज्यूमर स्पेस में खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कविता जी एक सवाल मेरा आपसे, गुड आफ्टरनून।
कुछ ऐसे स्टॉक्स अभी देखें आप, तो इनफैक्ट ग्रासिम को देख रही थी मैं, डे लो के आसपास काम काज कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन्स स्टॉक में दिख रहा है। इनफैक्ट अगर पूरे साल देखें तो आपने इसने नेगेटिव ही रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या करे 6 महीने में तो ये 16% तक करेक्ट हो चुका है। निकलने की सलाह रहेगी या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं? ग्रासिम का चार्ट सेटअप डेफिनेटली काफी बुरा है और यहाँ पेन फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। और वीकली चार्ट आप देखें, ये अपने 50 वेमा के नीचे काफी डिसाइसिवली नीचे की तरफ गया है। जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो 2260 के लेवल के बनते हुए दिख रहे हैं। सो अगर फ्रेश आपके पास होल्डिंग जो है जिस पर ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, तो मैं फॉर श्योर कहूंगी कि अभी एक बार यहाँ से अपनी पोजिशनिंग खाली करनी चाहिए। अदरवाइज हेज करके अपनी पोजीशनिंग जाएं आगे की तरफ। पुट बाय कर सकते हैं आप 2300 का ऑफ ग्रासिम। ओके, इस बीच निफ्टी बैंक भी डे लो पर, निफ्टी करीब 23,417 पे, लेकिन आपको एक डाइवर्जेंस नजर आएगा निफ्टी आईटी में। आज निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ टीसीएस के नंबर्स के बाद एक डेल्टा कॉर्प क्या आइएगा। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनियों के स्टॉक्स में और शेयर में आज एक तेज़ी है। दरअसल हुआ क्या है कि जीएसटी मामले में सुप्रीम कोर्ट से इन्हें एक राहत मिली है। और क्या है ये राहत, एग्जैक्टली मामला क्या है? मेरे से ये हो कि इस वक्त असीम है इस वक्त, और असीम एग्जैक्टली ये पूरा मामला क्या था और किस प्रकार का स्टे है ये? देखिए, अभी 71 ऐसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जिसको कि जीएसटी विभाग ने नोटिस दिया हुआ है और ये करीबन 1,12,000 करोड़ रुपए के नोटिस इन कंपनियों को दिए गए हैं। जो जीएसटी कंपनी, जो ऑनलाइन कंपनी है, इन्होंने उनको सुप्रीम जीएसटी है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद से लगना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त जीएसटी काउंसिल ने इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऑनलाइन कंपनियों के ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन लगाया, ये टैक्स आपके ऊपर पहले से ही लगता था और जीएसटी काउंसिल ने सिर्फ इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि आपके ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा। तो इसको लेकर के कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी जितनी भी याचिकाएं थी उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, सरकार को भी इस पर नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक जितने भी नोटिस है उनके ऊपर एक स्टे जारी रहेगा जब तक हम इस मामले की सुनवाई करें। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं इनको लिए एक राहत है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक उनको ये टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा और उसके बाद ही उनकी लायबिलिटी इन कंपनियों की तय होगी। तो 18 मार्च को नई तारीख अब सुप्रीम कोर्ट ने तय की है जब इन कंपनियों की याचिका के ऊपर सुनवाई की जाएगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। आपकी स्क्रीन पे नजर आता है, हालांकि बैकफुट पे है, बस ये एक आई थिंक थोड़ा सा ट्रेडिंग रिलीफ में यहाँ पे डेल्टा को आपको मिल रहा है। बट मैं इस विषय से बाहर निकलूँगा, इसको यहीं पे थोड़ा सा अगर आप देखें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। एक टेम्परेरी रिलीफ है इन कंपनियों के लिए, लेकिन राजेश जी से बात करते हैं। अब आज का सबसे बड़ा अगर आप देखें घटना क्या है, टीसीएस के नंबर्स। राजेश अग्रवाल जी, टीसीएस के नंबर्स और टीसीएस की पोजिशनिंग ऐसी थी कि अगर थोड़ा भी ठीक ठाक रहा या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। टीसीएस के नंबर्स को देखने के बाद, समझने के बाद, क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये ऐसे वीक जोन में जब निफ्टी कोलैप्स कर रहा है, निफ्टी बैंक कोलैप्स कर रहा है, प्राइस की सेलिंग है, लीडरशिप आईटी अपने पास रखे, और अगर हाँ तो आपके प्रिफर्ड 2 स्टॉक्स कौन से होने चाहिए? देखिए, आईटी बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है। लोगों को ये था कि इंटरेस्ट रेट इतने हाई है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड होंगे नहीं और इस वजह से आईटी ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार फेड ने 2 बार रेट कट करी। हालांकि उन्होंने कहा है कि 2025 में अभी उतनी रेट कट्स नहीं होंगे, फिर भी जो रेट कट्स हुई है एक बहुत संतोषजनक है और उससे डिस्क्रिशनरी स्पेंड में बढ़त आएगी और जिसके कारण से हमारा मानना है कि थोड़ा सा ऑर्डर बुक अच्छी होती हुई नजर आएगी। अभी टीसीएस के ही ले लें तो कल के नतीजे बेहद शानदार रहे, उम्मीद से बेहतर रहे। 66 रुपए का डिविडेंड दिया, 24.5% की मार्जिन आई और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशन अगर आप देखो तो आज भी 30 टाइम्स पीई FY26 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली में वैल्यू बनी हुई है क्योंकि सबकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, सबके डेट है नहीं, ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। तो अगर पिक करनी हो
तो मैं समझता हूँ कि लार्ज कैप में इन्फोसिस पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ की हमें लगता है कि बेटर परफॉर्म कर सकता है, उनके क्लाउड वगैरह में अच्छे बिजनेसेस आ रहे हैं। और मिड कैप में अगर बात की जाए तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और बिरला सॉफ्ट, ये 2 स्टॉक है जहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इन्फोसिस और मिड कैप में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ऐसे स्टॉक्स को फोकस में रखना है फिलहाल, ये ज़रूरी है। लेकिन टीसीएस देखिए आप 5% से ज़्यादा उछलकर कामकाज कर रहा। देखिए नतीजों से ज़्यादा बाजार को टीसीएस की कमेंट्री अच्छी लगी और सीएनबीसी आवाज़ मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीएफओ समीर सेक्सरिया ने भरोसा जताया है कि आने वाली तिमाहियों में सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। क्या कहा है सुनिए। ये क्वार्टर एक खास बात रही है जो क्रॉस करेंसी वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक उसकी वजह से जब आप सीक्वेंशियल बात कर रहे हैं तो हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है विदाउट टेकिंग इन एक्सचेंज वो फ्लैटिश रहा है, जबकि आप देखो तो डॉलर रेवेन्यू डी ग्रोथ 1.7% नेगेटिव रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉलर ग्लोबली इस तिमाही में अप्रिशिएट हुआ, एंड वो रुपी के सामने भी हुआ, लेकिन रुपी ने अच्छा डिफेंस किया एंड इट वाज नॉट एज मच एज अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। सो उसके चलते रुपी सॉ एप्रिसिएशन अगेंस्ट अदर करेंसीज, और उसका जो क्रॉस करेंसी का बेचभाव था उससे वो 1.7 का हुआ। ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 का देखें तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सस्ता ऑप्शन देंगी सोनी पटनायक जी, एफएनओ सुपरस्टार प्रशांत सावंत की तरफ से आता दिखेगा। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ जी देंगे, वही मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी देंगे। सोनी जी सस्ता ऑप्शन आपने क्या पिक किया है? श्रेया जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में सोना कॉम्स की जनवरी सीरीज की 580 कॉल ऑप्शन यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूँ। सोना BLW यहाँ पे आपकी एक कॉल और स्क्रीन पर ये ऑलमोस्ट डी हाई की ट्रेजेक्टरी में ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। 570 मूव स्ट्रॉन्ग है। प्रशांत जी आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार। वीरू जी यहाँ पेट्रोनेट में बिकवाली करने की सलाह होगी, करीबन 321-22 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 308, टारगेट होगा 306 से लेकर 305, 308, 305। ठीक है, 328 के स्टॉप लॉस के साथ पेट्रोनेट पे बिकवाली की राय। अब चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ। चमत्कार रहेगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ये कॉल कल भी दिया था एंड इसने अपना 150 डेमा कल टच किया था, और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि कल डेफिनेटली थोड़ा फिजल कर गया था, लेकिन आज फिर से एक अपना ट्रैक्शन मेंटेन कर रहा है अबव 10 and 20 डेमा। इसे बाय करें, 4943 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 5050 और 5100 के, और स्टॉप लॉस रखेंगे 4875 का। आई थिंक ट्रांसमिशन में थोड़ी दिक्कत थी, वो कॉल्स को हम सुन नहीं पाए। सोनी जी प्लीज रिपीट कीजिएगा प्लीज अपना ट्रेड सस्ता ऑप्शन। जी वीरेंद्र जी यहाँ पे सोना कॉम्स में 580 कॉल ऑप्शन करंट प्राइस पे बाई करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 12 रुपए का, टारगेट है 24 रुपए और 28 रुपए के यहाँ पे टारगेट है। सोना कॉम्स में आज एक रिवर्सल आया है, 560 सपोर्ट को बाउंस करेगा टुवर्ड्स, पोजिशनली देखेंगे तो टुवर्ड्स 590 और 600 के रेंज में बाउंस कर सकता है, तो 570 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके 570 अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी मिड कैप फंडा के हिसाब से वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स देना चाहूंगा। भारत की एक बहुत पुरानी और सबसे बड़ी पेपर प्रिंट कंपनी है जो कि प्रिंटिंग, राइटिंग और पैकेजिंग के पेपर बनाती है। 3,20,000 मेट्रिक टन पर एनम की इनके खुद की कैपेसिटी है, और आंध्रा पेपर में इनका हो जाती है। एनसीएलटी का अप्रूवल इनको मिल चुका है, यूनिप्लाई को लेने के लिए पिछले साल मिला था तो वहां बढ़ गए हैं। खुद का प्लांटेशन होने के कारण से इन्होंने इंपोर्टेड चिप्स लेना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, जिस कारण से मार्जिन्स बेहतर आए। पूरी फैसिलिटी जो है इंटीग्रेटेड है, पेपर की हो चाहे पल्प की हो, और जिस तरीका से पेपर की डिमांड
लिक्विड इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस है करीब करीब 700 करोड़ रुपए का इसका, और पिछले 5 सालों में 600 करोड़ के आसपास डेट कम किया है। तो सारी चीजें इसके लिए बेहतर बैठती है और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा टूट चुका है। हमारा अनुमान है कि 3600 करोड़ की मार्केट कैप और जिसमें इनकी होल्डिंग आंध्रा पेपर में ही 1500 करोड़ की है, बहुत सस्ते में उपलब्ध है। कम से कम 1.5 साल का होराइजन हो और 20% का टारगेट हो तो यहाँ बिल्कुल निवेश करें। ओके, राजेश अग्रवाल जी का वेस्ट कोस्ट पेपर एक बाय कॉल है। हमने शुरुआत की सोना BLW के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। ये सोनी जी ने पिक किया, बाय कॉल थी 710 की कॉल ऑप्शन, नहीं 570 की कॉल ऑप्शन फॉर पॉसिबल टारगेट 2428, और ये स्टॉक अभी भी DIP ट्रेड कर रहा है। प्रशांत जी ने आज का ट्रेड पिक किया पेट्रोल LNG फ्यूचर्स 306-305 के लक्ष्य के लिए, 328 का स्टॉप लॉस है, सेल ट्रेड है, याद रखिएगा ये। अमित जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार ब्रिटानिया, और FMCG में बैंक फिर भी ठीक ठाक है, 5050 5100 का लक्ष्य है, 5945 पर ट्रेड करता हुआ 48% का स्टॉप लॉस है। और राजेश अग्रवाल जी ने मिड कैप फंड आज पिक किया आपकी स्क्रीन पे वेस्ट कोस्ट, जहां मूव स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बहुत देर से निफ्टी जो है ना अब डे लो की तरफ ही बढ़ता हुआ, और मोर स्पेशली निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक ज़्यादा बड़े फ्रैक्शन से सेटल होने की कोशिश करता हुआ डे लो की तरफ है। बट इस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से एक कॉल गई थी, दैट वाज आई थिंक हुडको, जरा प्लीज़ लेके आइएगा 215 पे। माइनस मेरे ख्याल से सुबह आपका शॉर्ट कॉल था ये। हुडको अब जा कहाँ रहा है? 2-3 स्किप्स जो कि डेरिवेटिव्स में आने के बाद बड़ी एक्टिव थी, स्ट्रॉन्ग थी, उसमें एक हुडको था और एक था जोमेटो। दोनों में से अच्छा और एक शॉर्ट ट्रेड के लिए पॉइज्ड क्या है? जोमेटो पर भी आपका टेक जी, तो बिल्कुल। तो देखिए, उनको मैं एक रिकमेंडेशन 2 बजे के शो में दिया था, और जोमेटो में मेरा समझना है कि इस टाइम करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसले, अब 235 के नीचे ही फ्रेश शॉट बनाना है, उससे पहले फ्रेश शॉट जोमेटो में नहीं बनाना है। लेकिन हुडको में तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं, और मेरा समझना है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं, करीब करीब 195 के, जो कि मेरे ख्याल से अक्टूबर मंथ या नवंबर मंथ के लोज थे, वहां तक स्टॉक बिल्कुल फिसल सकता है। तो हुडको में सेल की राय है फिलहाल। हालांकि जोमेटो की बात हो रही थी मानस जी, लेकिन राजेश जी मेरा सवाल आपसे स्विगी पे है, क्योंकि चार्ट काफ़ी छोटा है अभी, न्यूली लिस्टेड कंपनी स्विगी। अब क्या ये जो स्पेस है क्विक कॉमर्स का, राजेश जी आप कैसे देख रहे हैं इसको? साथ ही जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता हमें नज़र आया है स्पेस में, चाहे आने वाले समय में जेप्टो की एंट्री होगी, जोमेटो ऑलरेडी है, स्विगी डिस्काउंट पे चल रहा है, लेकिन ब्रोकरेजेस कुछ और मान रहे हैं। जोमेटो के लिए थोड़ी हालत खस्ता रह सकती है क्योंकि कंपटीशन का हीट झेलेगी जोमेटो, लेकिन स्विगी अभी तक डिस्काउंट में काम काज कर रहा है। कौन से स्टॉक्स अभी स्पेस से आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा स्पेस बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, हर बार नंबर्स अच्छे आएंगे। जोमेटो का भी हमने देखा है पिछले 2-3 क्वार्टर्स से नंबर्स में सुधार होता हुआ। न केवल फूड डिलीवरी बिजनेस, बल्कि अगर आप देखो तो इनका क्विक कॉमर्स का जो सेगमेंट है वो भी अच्छा खासा चल रहा है, फिर वो चाहे जोमेटो का ब्लिंकिट हो या स्विगी का इंस्टामार्ट हो। लेकिन एक चीज अपनी जगह तय है कि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। अब 10 मिनट 15 मिनट की डिलीवरी ये लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मार्जिन पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी आप देखो तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है न्यू एंट्री के कारण से, जैसे कि जेप्टो को ले लीजिए या अमेजन फ्लिपकार्ट को ले लीजिए, वो भी क्विक कॉमर्स में बड़ी तेजी से आ रहे हैं। तो वहां से एक तो आपके कंपटीशन बढ़ जाएगा, दिक्कत वहां चालू होगी क्योंकि जो कस्टमर लॉयल्टी है ना वो इस सेगमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ही की, मैं खुद की अपनी बात करूं तो आज मैं दोनों तीनों ऐप खोल के देखता हूं, जहां ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वहां से ले लेता हूं। तो सीधी सी बात है, कस्टमर लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। डार्क स्टोर्स ये बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, जैसे जोमेटो ने कहा कि 2000 स्टोर्स तक कर लेंगे, स्विगी भी डार्क स्टोर्स बढ़ा रही है। तो आने वाले दिनों में दिन एक्साइटिंग है, नो डाउट ऑन दैट। वैल्यूएशन इस वक्त बहुत स्ट्रेच है। जोमेटो की बात की जाए तो 3 डिजिट के पी में मुझे कहीं से भी ये निवेश लायक लगा नहीं है। स्विगी सेम स्टोरी है, वैल्यूएशन हाई है इस वक्त। मैं दोनों से ही अवॉइड की सलाह दूंगा। तो राजेश जी, तथ्यों के मुताबिक इस दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा बिकता है वो है बिरयानी। यानी आपको अगर बिरयानी खानी हो तो पहले 3 ऐप खोल के देखते हैं, उसमें से जो सबसे सस्ता होता है उस पर लेते हैं। सर मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। बना लेंगे यार, क्या बात कर रहे हैं? सर मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। बिरयानी ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आलू वाली खाते होंगे लेकिन खाते होंगे।
खाते होंगे 100%। राजेश जी, मैं कलकत्ता गया नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ना वाकिफ हूँ मैं, ठीक है ना। कलकत्ता की बिरयानी में होता है पीस के साथ एक आलू। आप वेजिटेरियन है तो मेरे ख्याल से आलू खाते होंगे। नहीं सर, मैं खाता ही नहीं हूँ। अरे झूठ, रहने दीजिए। वाली बिरयानी अच्छा, चलते बिरयानी हैं। नहीं होती, पुलाव होती है वो। हाँ देखिए श्रेया, क्या होता है ना, वो दिल को दिलासा देने के लिए लोग बिरयानी बोलते हैं उसको, तो वो वेजिटेरियन वो वैसे ही पुलाव। करते हैं। पर बिल्कुल शेयर ने सही कहा है, ही इज अग्रीइंग विद मी। वेज पुलाव, प्रशांत, वेज पुलाव है ना जी। वेज। मानस जी सही कह रहे हो ना मानस जी? मानस जी बिरयानी के घोर समर्थक जी, हैं। जी, जी। क्यों मानस जी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वेज है तो वो तो बिरयानी नहीं है। अच्छा, आगे करना क्या है? अब चलते हैं अब दीपाली के पास, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स पे और आने वाले नंबर्स पे, और दो नंबर्स आएंगे, एक है डीमार्ट और साथ ही साथ HCL टेक्नोलॉजीज। सीरियस नोट पे, आई मीन डीमार्ट ये वो स्टॉक है जो कि बीते 4 महीने में सबसे ज़्यादा पिटा है। दीपाली, क्या नंबर्स इस बार के कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके चलते हमें फायरवर्क्स देखने को मिले? एक्सपेक्टेशन क्या है? नंबर्स अच्छे क्यों रहेंगे, उन फैक्टर्स पर गौर करना बहुत जरूरी है, उससे आपको एक्चुअल में क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो पहले तो मैं नंबर्स बता दूं कि एक्सपेक्टेड है, फिर मैं रीजंस पर भी फोकस करूंगी। रेवेन्यूज में 17.5 पौने 8 कंपनी रिपोर्ट कर सकती है 690 करोड़ से बढ़कर सालाना आधार पर। सिमिलरली एबिटा में भी 14% की ग्रोथ दिखाई देगी, 1280 करोड़ का ये आंकड़ा रह सकता है 1120 करोड़ से बढ़कर। लेकिन अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो ये मार्जिनली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 8% के आसपास के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है वर्सेज 8.3%। अब रेवेन्यू में या फिर मुनाफे में जो ये 17% की ग्रोथ रही है, उसके पीछे कारण गर्ल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस क्वार्टर में 10 स्टोर कंपनी ने ऐड किए हैं, टोटल स्टोर काउंट अब 387 हो चुका है। एबिटा मार्जिन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसके पीछे कारण है इंफीरियर मिक्स। दरअसल स्टोर एक्सपेंशन करने की वजह से और वीक ग्रॉस मार्जिन्स की वजह से ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से आगे का आउटलुक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी भी जो चैनल चेक हुआ है यूड ही है, जो ग्रोथ आ रही है वो स्मॉलर टाउन से आ रही है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि स्मॉलर टाउन्स में जो रिकवरी है वो बेटर होगी और जो आगे की परफॉर्मेंस को सपोर्ट कंपनी की कर सकती है। कंपनी के जो जनरल मर्चेंडाइज है वहां भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड है, तो सुधार तो देखने को मिल सकता है यहाँ से। लेकिन अर्बन एरियाज की बजाय जो स्मॉलर टाउन है वो इस ग्रोथ को लीड करेंगे। डिस्काउंट स्टोर एक्सपेंशन की वजह से नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। डीमार्ट पे आपका टेक क्या है? और नंबर्स की एक्सपेक्टेशन आपने समझ ही ली, और इसमें कूलिंग ऑफ बहुत हुई है राजेश जी। 5600 रुपये के 5600 के हाई के अगेंस्ट लगभग 3684 पे। अग्रवाल साहब, आपका टेक डीमार्ट पे, इस प्राइस पे आप कंसिडर कर रहे हैं क्या अपने क्लाइंट्स के लिए लॉन्गर टर्म होल्डिंग के लिए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जोमेटो वगैरह की बात कर रहे थे, तो उसमें जो भी वो क्विक कॉमर्स वाला स्पेस है वो सबसे बड़ा कंपटीशन है डीमार्ट के लिए। चाहे वो ब्लिंकिट हो, इंस्टामार्ट हो, ज़ेप्टो हो, कोई भी हो, वो सबसे बड़ा कंपटीशन है डीमार्ट के लिए, क्योंकि लोगों को घर बैठे सामान मंगाने की आदत पड़ी है। 1-2 बड़े डिस्काउंट्स आते हैं। कई जगह आप देखोगे, खास करके फॉर जस्ट एग्जांपल के सेक में मैं बताऊं तो शैम्पू में अगर आप देखोगे तो एक पे एक फ्री चल रहा है। ये जो एक मेंटालिटी हो गई है कि अर्बन में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है या डिमांड नहीं है, ये गलत है, क्योंकि फ्री में इतना कुछ मिल रहा है कि आपको 15 दिन का पैसा देना है और 30 दिन के सामान मिल रहे हैं। तो उस वजह से ये दिक्कतें नजर आ रही है और ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा कोई जंप होगा। ये जो जंप अभी दीपाली बता रही थी रिवेन्यू में और मार्जिन्स में, इस बार आने वाले हैं, क्योंकि जो अपडेट्स आए उससे यही लग रहा है। स्टोर काउंट भी बढ़ाया गया है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखो तो अभी भी बहुत स्ट्रेच्ड है। अगर इस सेगमेंट में ही कोई लेना हो, मैं समझता हूँ एक बहुत उम्दा स्टॉक कह लीजिए या वैल्यूएशन के लिहाज से खास करके उम्दा, जहां बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, वो स्पेंसर का हो सकता है, जहां करके मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो अब बहुत फोकस्ड वे में खाली बंगाल और झारखंड में अपने स्टोर्स रखेंगे, बाहर के बंद करेंगे, उसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे और उसमें मार्जिन्स को सुधार हो रहा है। कुछ इन हाउस ब्रांड्स लॉन्च किए जा रहे हैं और वैल्यूएशन अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ते हैं। तो अगर कोई कॉल लेनी हो तो यही लेना चाहूंगा। अदरवाइज इस वक्त डीमार्ट में बावजूद अच्छे नंबर के एक्सपेक्टेशन की हमारी कोई बाय कॉल नहीं है।
तो ई कॉमर्स में मशरूमिंग जिसका हीट झेलती नजर आएगी डीमार्ट, लेकिन एक स्टॉक जो वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी लग रही है राजेश जी को, वो स्पेंसर। अब नतीजों की ओर बढ़ते हैं और सोमवार को HCL टेक के भी नतीजे आएंगे और आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, IT काउंटर्स पर पैनी नजर रखते हैं। सर बताइए क्या है डिटेल्स? वीरू, एक चीज नोटिस करी, कोलकाता वालों से कुछ भी पूछो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कोलकाता की ही निकल के आती है। हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें। राजेश जी को स्पेंसर्स रिटेल पसंद आया, आप इनके पिक्स देखना, अलग ही लगाव है कोलकाता की कंपनी से इनका। ITC, बर्जर पेंट्स, ITC, इमामी यार, अभी वेस्ट कोस्ट पेपर भी दिया है सर, अभी वेस्ट कोस्ट पेपर भी दिया है। अच्छा, HCL टेक, जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई थी तो अपन ने सेक्टर के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन की मैपिंग करी थी। तब ये कहा था आपको बहुत डाइवर्जेंट ट्रेंड्स नजर आएंगे, Tier 2 Tier 1 के बीच में और इवन Tier 1 में भी। HCL बाकियों के लिए सीजनली वीक क्वार्टर रही है, HCL टेक के लिए दरअसल ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कहा जाता है क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिजनेस के लिए अच्छा समय है। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ क्यू ऑन क्यू 4 से 4.25% इंप्रूव हो रही होगी। अच्छा, इसमें ना सिर्फ वो सीजनली प्रोडक्ट बिजनेस अच्छा कर रहा होगा, साथ साथ आपको याद होगा इसने ह्यूलेट पैकर्ड का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप धंधा एक्वायर करा था, वो इंटीग्रेट हुआ था 2 दिसंबर को, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के रेवेन्यूज वहां से भी आ रहे होंगे और यह भी रीजन है कि HCL टेक की रेवेन्यू परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नजर आएगी। मार्जिन्स, इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में आके कहा था कि Q3 और Q4 में वेज हाइक का पार्शियल दोनों क्वार्टर्स में इंपैक्ट होगा। उसके बाद 90 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और इसके चलते मुनाफा 9% के आसपास बढ़ेगा। HCL टेक देता है पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस 3.5 से 5% इसने कर दी थी लास्ट क्वार्टर में। ज्यादातर ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशंस गाइडेंस को लेकर आपकी स्क्रीन पर नजर क्या रखनी है, हो सकता है इसको और नैरो डाउन करें क्योंकि साल की और क्लैरिटी आ रही होगी, पर मैं देखना चाहूंगा ये 3 से 5% की जो गाइडेंस है उसमें 5% का अपर, उसमें एक एडिशनल एक्विजिशन भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तब तो समझ में आएगा कि मूड मॉल सुधर रहा है, तब तो समझ में आएगा कि इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स का भी फायदा पूरे साल की गाइडेंस में मिल। इनके लिए बीएफएसआई ठंडा पड़ा था लास्ट क्वार्टर में, तो इस बार हालात कैसे हैं? ऑटोज में मैनेजमेंट ने कहा था कि वीकनेस नजर आ रही है, तो पिछले कई क्वार्टर से $2 बिलियन के आसपास आ रही है। टीसीएस ने बेहतर करके दिखाया है लास्ट ट्रेंड को डील विंस के फ्रंट पे, तो ऐसे में ये 2 बिलियन से कितना बेहतर है ऐसा लार्जली एंटिसिपेटेड है। जय शुक्रिया आशीष, और इसमें कोई राय नहीं कि HCL टेक्नोलॉजीज टेक्निकली लार्ज कैप IT में सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्ट्रक्चर है। अभी भी बात करते करते HCL टेक्नोलॉजीज करियर के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एट ऑल टाइम हाई 1995। अमित जी, आपका ठीक 1995 पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ फॉर टर्बुलेंस, आई मीन पोस्ट आई थिंक नंबर्स, पर आपको लगता है कि अगर आपके पास होल्डिंग है और एटलीस्ट टिल 1950 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाई का केस हो सकता है? जी डेफिनेटली वीरेन जी, कंटिन्यूअसली एक स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है, काफी दिनों से कंटिन्यूअसली हाई रहा है, हाई लोज बन रहे हैं और हर डिप टुवर्ड्स 50 डेमा, इनफैक्ट 20 डेमा वर बॉट इनटू। आज के सत्र में भी एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ था लगभग 1960 के आसपास और हम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 1950 1960 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, कोई भी वॉलेटिलिटी में वहां मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1930। और मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट्स वगैरह ठीक रहे तो इट इज हेडेड फॉर अ न्यू हाई। आपकी स्क्रीन पे HCL टेक्नोलॉजीज डे हाई पर ट्रेड करता हुआ शानदार मूव, यहाँ पे ऑल टाइम हाई और नंबर्स ड्यू हैं। चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और एक खास मेहमान को और जोड़ते हैं। हमारे साथ श्री आलोक अग्रवाल, हेड डिस्काउंट फंड मैनेजर के एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपसे जब पिछली मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बीच में देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया वैल्यूएशंस में और इंडेक्स के लेवल्स में, और क्या तीव्र, जिसे कहते हैं ना वो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग FIs की हम सबको फेस करनी पड़ रही है। अभी क्या लग रहा है आलोक जी, मोटा मोटी आपकी रीडिंग क्या है?
अभी ये चलेगी क्या, और कितना डाउन साइड देख रहे हैं आप मार्केट में यहाँ से? मार्केट्स में काफी कुछ साथ साथ हो रहा है। एक तरफ आपने जैसे कहा एफआईएस की सेलिंग, सितंबर एंड से लेकर अभी तक एफआईएस कुछ रफली $15 बिलियन बेच चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया में भी स्लो डाउन के काफी सिग्नल्स मिलते गए। लास्ट 4 महीनों से जीएसटी कलेक्शन नंबर के ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में आ रहे। पिछले क्वार्टर जो जून क्वार्टर का नंबर था, जो सितंबर क्वार्टर का नंबर थे फॉर जीडीपी, वो भी 6% से नीचे आए। गवर्नमेंट ने भी अपने FY25 की जीडीपी एस्टिमेट्स को कम कर दिए हैं। जाहिर है दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स भी लोअर साइड पे आएंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स नंबर्स सितंबर के पुअर आए, दिसंबर की भी एक्सपेक्टेशन सिंगल डिजिट ग्रोथ की ही हैं। बिकॉज इलेक्शन हुई बीच में यूएस में, और वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि पॉलिसी कुछ इस तरह की आएगी जहाँ टैक्स कट्स हो सके और वहाँ की प्रो ग्रोथ पॉलिसीज आ सके, जिसके वजह से पूरे इमर्जिंग मार्केट से ही आउटफ्लोज हो रहे हैं। अगर ऐसे में हमारे यहाँ स्लो डाउन नहीं होता तो शायद इम्पैक्ट उतना बुरा नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा रहा बिकॉज स्लो डाउन रहा है। हमने सितंबर से नवंबर में करेक्शन देखा, लार्ज मिड स्मॉल कैप सब में करीब 11.5% के आसपास करेक्शन रहा पीक से, लेकिन बाउंस बैक्स ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिला बजाय लार्जर कैप्स के, प्राइमरली क्योंकि इसमें ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ बेटर रही है। पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा कि हालांकि हेडलाइन ग्रोथ नंबर्स फ्लैटिश थे, लेकिन अगर ग्लोबल कमोडिटीज को हटाएं तो ग्रोथ नंबर्स अच्छे खासे डबल डिजिट में थे। लार्ज कैप्स के 10% के आसपास और मिड एंड स्मॉल कैप्स करीब 20% के आसपास। एक्सपेक्टेड इस क्वार्टर में भी कुछ ऐसा ही है। जब तक ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ ट्रेंड्स अच्छे रहेंगे तब तक उनमें जो स्ट्रेंथ है लार्जर कैप से ज़्यादा भी रह सकती है। देखना सिर्फ ये है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रही है एटलीस्ट इन द नियर टर्म, तो ऐसे में कौन से सेगमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा ग्रो कर पाए, एंड उन सेगमेंट्स में ही फोकस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन आई सितंबर से नवंबर और अभी पिछले 2 हफ्तों से, ये करेक्शंस अपॉर्चुनिटी है इंडिया में बाय करने के लिए। लॉन्गर टर्म व्यू, लॉन्गर टर्म स्टोरी पूरी की पूरी इंटैक्ट है। इस तरह के शॉर्ट टर्म करेक्शंस को ही यूज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियोज को फर्दर बिल्ड करने के लिए। चलिए अब थोड़ा मार्केट मैसेज को चेस करने की कोशिश करते हैं लोग जी। आज टीसीएस के नंबर्स आपने मैंने सबने पढ़ लिए अच्छी तरीके से। अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हम समझ रहे थे, और फिर यूएस में रेट कट्स जिस संभावना में थे शायद उसमें ना आए। अब 25 में अप्रॉक्सीमेटली 2 रेट कट्स की बात हो रही है। ऐसे में हमारा आईटी क्या करेगा? मतलब आईटी में अर्निंग्स के और रिवाइवल के और ग्रोथ के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? और ऐसे में क्या जब तक बाजार का ये नाजुक फेज चल रहा है, तो टिल द टाइम वी आर फेसिंग दिस एफआईज एग्जिट, क्या आईटी पे कमिटेड रहना चाहिए क्या? आपने तीनों पॉइंट कवर कर दिए वीरेंद्र जी। आईटी में क्योंकि मेजॉरिटी बिजनेस यूएस से आती है, तो यूएस में क्या पॉलिसी रहेगी उसका बड़ा असर रहेगा। एक्सपेक्टेड ये है कि न्यू प्रेसिडेंट के अंडर में टैक्स कट्स होंगे। अगर टैक्स कट्स होते हैं तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए कंपनियों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, जिसके वजह से एक्सपेक्टेशंस ये जताई जा रही है कि शायद वहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ सके। अगर रिसेंट कमेंट्रीज भी सुने मैनेजमेंट्स की, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट किया है कि वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ने के इनिशियल साइंस दिख रहे हैं। अगर वो बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन है आईटी सेक्टर को ही देखूं तो लगभग नेक्स्ट 2 साल 12% ग्रोथ की एक्सपेक्टेड है अर्निंग्स ग्रोथ कंसेंसस में। अगर वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ी तो ये नंबर फर्दर इम्प्रूव हो सकती है। करंट नंबर्स पे 29 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड 12% ग्रोथ के लिए थोड़ा वैल्यूएशन ऑन अ हायर साइड है, लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ में अपसाइड आ सके तो काफ़ी बेटर होगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 12% ग्रोथ में अपसाइड आने के चांसेस ज़्यादा हैं देन डाउनसाइड, वो एक ऐसे समय पे आ रहे हैं जहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने मिल रही है। एंड साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बिकॉज वहाँ पे टैक्स कट्स होने के चांसेस हैं, प्रो ग्रोथ पॉलिसीज के चांसेस है, इसलिए डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रही है। तो ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करे तो आईटी एक अच्छी क्वालिटी हाइडिंग स्पेस बन जाती है। लेकिन विद इन द सेक्टर बहुत सारी कंपनीज, कुछ कंपनीज एटलीस्ट ऐसी हैं जो शायद 15-20% से अधिक भी ग्रो कर सकें। वो कंपनीज, वो सेगमेंट्स हमें ज़्यादा प्रिय हैं।
तो आईटी में भी स्ट्रॉन्ग दिखने को मिल रहा है और ट्रेंड तो आईटी एक ऐसा सेक्टर होगा जहाँ पे फोकस बनता नजर आएगा। सर आलोक जी, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर सवाल मेरा लार्ज बैंक्स को लेकर है। जिस तरीके से ट्रेंड हमने देखा है लार्ज बैंक्स को लेकर वीक ही रहा है। 2024 में भी कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, स्पेशली 2025 की शुरुआत भी वीक ही हुई है। HDFC बैंक को ही देख लें आप, 1600 के नीचे कामकाज कर रहा है, इनफैक्ट 1700 के नीचे कामकाज कर रहा है। लेकिन 2025 कैसा रह सकता है लार्ज बैंक्स के लिए स्पेशली? और अगर, क्योंकि सर रिपोर्ट्स भी आए, आज भी मैंने कवर की गोल्डमैन की रिपोर्ट थी बैंक्स को लेकर, वो भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है, बहुत सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं। EPS कट को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप लार्ज बैंक्स को 2025 के लिए? आपने सही बोला दैट लार्ज बैंक्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। उनमें एब्सोल्यूट करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरे, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, खास करके पूरी लार्ज बैंक्स को अगर साथ जोड़ दें तो। अगर बैंक्स की चीज़ों को हम इनकम स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करें तो हमें मिलता है कि लोन ग्रोथ नंबर अगर देखते हैं तो जो कि 18-20% पे हुआ करता था साल भर पहले, वो नंबर अब करीब 11-11.5% पे आ गया है, जो रफली पिछले 2.5 साल का लोएस्ट नंबर है। तो जाहिर है अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो साथ ही साथ बैंकिंग में भी क्रेडिट ग्रोथ की स्लो डाउन रही है। में डिपॉजिट ग्रोथ भी कम रही थी, ये भी एक कारण था क्रेडिट ग्रोथ कम होने का। तो जाहिर है अगर क्रेडिट ग्रोथ कम होगी तो उसका इम्पैक्ट तो प्रॉफिट पे आएगा ही। साथ ही साथ उम्मीद थी कि चलिए अगर क्रेडिट ग्रोथ कम हो तो क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो सकती हैं, इसके चांसेस भी कम है। 2 कारण है मेन नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होने के। पहला कारण तो ये आता है कि हम फॉलिंग रेट रिजीम में हैं। मार्केट जब फॉलिंग रेट रिजीम में होते हैं तो ऐसे केस में बैंकिंग के मार्जिन बढ़ते नहीं, कुछ ना कुछ कम ही होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हाई मार्जिन सेगमेंट्स है बैंक्स के, जो कि पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स होते हैं, वो सेगमेंट्स में तो एक्चुअल स्लो डाउन है। वो सेगमेंट्स में तो काफ़ी गिरावट आ चुकी है ग्रोथ की। तो जो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ कम हुई है वो ज़्यादा ग्रोथ कम हुई है उन अनसिक्योर्ड सेगमेंट्स में, उन हाई मार्जिन सेगमेंट्स में, जिसके वजह से इनकी ग्रोथ कम होने के साथ साथ मार्जिन भी कम हो रहे हैं। और पिछले एक आध क्वार्टर से हमने देखने को मिला कि जो क्रेडिट कॉस्ट मल्टी ईयर लो पे चल रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंक्रीज इन प्रोविजंस, इंक्रीज इन NPAs देखने मिले। वो एक मॉनिटरेबल रहेगा आने वाले टाइम के लिए। तो ये जो तीनों चारों लेवर्स होते हैं कोई भी एक बैंकिंग कंपनी में, क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट, ये तीनों में ही कुछ खास बड़ा सुधार नजर नहीं आ रहा। जब उनमें खास बड़ा सुधार नजर आने लगेगा, वो समय सही होगा इन सेगमेंट में घुसने का। तब तक ये शायद अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, हम खुद इसमें अंडरवेट हैं। अंडर परफॉर्म कर सकता है फिलहाल तो। लेकिन सर एक और सेक्टर मेरे फोकस में है, क्योंकि बजट नज़दीक है और अभी हम बजट को लेकर बात भी कर रहे थे, और जिस तरीके से सरकार पावर सेक्टर पर अपने एलोकेशंस बढ़ा रही है, साथ ही वो फोकस में रहने वाला आने वाले समय में। निफ्टी एनर्जी को देखिए आप, ये इंडेक्स आज भी गिरकर कामकाज कर रहे हैं 0.25%। कल भी इसमें गिरावट थी। NTPC जैसे स्टॉक स्टॉप लूजेस में दिखेंगे आपको। पावर ग्रिड से नहीं हो पा रहा। BEL अपने डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। निफ्टी एनर्जी में देखिए, एनर्जी सेक्टर को देखिए आप, 2025 में क्या लग रहा है आने वाले सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ में क्या उसमें बढ़ोतरी, तेजी देखने को मिल सकती है? इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं? अगर मैं एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, ऑयल एंड गैस को एक तरफ रखें एंड पावर सेक्टर को एक तरफ रखें, अगर इन दोनों को अलग करें तो पावर सेक्टर और इस पूरे वैल्यू चेन पे हम बहुत पॉजिटिव हैं। इंडिया में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, थर्मल हो चाहे रिन्यूएबल हो। ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एंड गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज करती है, उन्होंने भी कमिट किया है कि उनको ऐसा करना है। तो इस वजह से पावर सेक्टर से जुड़ी जनरेशन, ट्रांसमिशन और जितने वेंडर्स वाले कंपनियां हैं, उन सारे सेगमेंट पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं और इस करेक्शन में वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे रही है वापस इसमें एंट्री लेने के लिए। लेकिन जो ऑयल एंड गैस स्पेस है उसमें काफ़ी कुछ डिपेंड कर जाता है कि ग्लोबली ऑयल कैसे चल रही है। कभी कहीं सडनली वहाँ स्पाइक आ जाए या ऐसे समय पे स्पाइक आ जाए जहाँ पे ऑलरेडी हमारे यहाँ टैक्सेस ऑन अ हायर साइड हो। काफ़ी हद तक काफ़ी सारी कंपनियों के मार्जिन्स और प्राइसेस गवर्नमेंट काफ़ी हद तक डिसाइड कर लेती है। तो इसलिए ऑयल एंड गैस स्पेस पे हमारा व्यू उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ग्रोथ विजिबिलिटी पावर सेक्टर और इस पूरे इकोसिस्टम पे बहुत स्ट्रांग है। तो ये करेक्शंस हमें पावर सेक्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, ऑयल एंड गैस में नहीं दे रही। ओके, अच्छा लास्ट प्रश्न पूछूँ यहाँ पे आलोक जी आपसे। फार्मा इज ऑल्सो, मतलब
आपके मुताबिक अच्छा प्लेस होगा इस वक्त चेस करने के लिए, स्पेशली सीडीएमओ या फिर जेनरिक में जाएंगे आप? फार्मा एक अच्छी डिफेंसिव स्पेस है, हाइडिंग स्पेस भी है और वहाँ ग्रोथ भी है। अगर इसमें इसको अगेन डायसेक्ट किया जाए तो ब्रॉडली इसको डायसेक्ट करते हैं हम। अगर मेडिसिन में देखते हैं तो हम एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक मार्केट देखते हैं। एक्सपोर्ट के जो टेलविंड्स थे, जहां ड्रग शॉर्टेजेस ज्यादातर यूएस में थे, अब वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। इसलिए एक्सपोर्ट से ज्यादा डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट जो ग्रोथ रहेगी वो बेटर है। साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर जो होती है, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स और स्पेशली हॉस्पिटल्स, वो सेगमेंट काफी ग्रोथ नजर आती है उसमें हमें नेक्स्ट 2-3 साल। ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर को अगर मैं कंबाइन करूं तो नेक्स्ट कुछ साल में 40 से 70% की ग्रोथ बेड्स में आने वाली है उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से, जो कि उनके अर्निंग्स ग्रोथ में भी दिखेगी। सो डोमेस्टिक फार्मा साथ ही साथ हॉस्पिटल सेगमेंट विद इन हेल्थ केयर, ये बेटर ग्रोथ सेगमेंट्स। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने और एक व्यू दिया 2025 के लिए। और क्योंकि हमारी 2025 में पहली मुलाकात थी आलोक जी, तो मेरी तरफ से आपको, श्रेया की तरफ से, पूरे CNBC परिवार की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निफ्टी डे लो पर ही जा रहा है, और मतलब डे लो तो नहीं बट बहुत डैमेज हुआ आज, और निफ्टी बैंक में जो डैमेज है वो आखिरी मिनट तक, यकीन मानिए। और मैं आपको बताऊं, शायद 6 जनवरी के बाद ये सबसे बड़ी इंट्राडे कोलैप्स है निफ्टी बैंक की। 850 अंक नीचे। कल अगर आपको, परसों अगर आपको, या फिर उससे पहले आपको ये लग रहा हो कि जनाब 200 डेमा के आसपास रिलीफ मिल गया, नोन और एग्जैक्टली 49,000 की पुट, मैं सुबह कह रहा था ना कि इंटरेस्टिंग है, 13 लाख पुट खड़ी हुई थी। मंथली पुट राइटर कमेंसमेंट के बाद जब टूटता है ना वो लेवल, तो वो और पेन देता है। तो अब 48,644। एक काम करते हैं, मैं रणनीति पे आऊँगा कुछ देर में, डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। BTST ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए अमित जी? क्या कैरी करेंगे? अमित जी साइलेंट नहीं चलेगा, म्यूट, वो बोलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अनम्यूट। इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1970 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1945 का और टारगेट्स रहेंगे 2000 एंड 2020 के। ठीक है, इन्फोसिस अमित जी के पिक ये रखिए। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST STBT? STBT रहेगा इन डायरेक्शन विद द मार्केट, और मैं PI इंडस्ट्रीज को सेल करना चाहूंगा। करीबन 3615-13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 3665 और जो टारगेट होगा 3500, 3500। सोनी जी, आप क्या पिक करेंगे? जी मेरा यहाँ पे BTST सेम रहेगा जो ओपनिंग पिक पे था बिरला सॉफ्ट में। क्लोजिंग यहाँ पे अच्छा दे रहा है, सो सेम लेवल्स पे ये है। मुझे लगता है यहाँ पे BTST के तौर से यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। 541 स्टॉप लॉस और 575 580 की टारगेट्स। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून। सो 1992 पर HCL टेक है। मुझे लगता है टेक महिंद्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। 1705 के लेवल पर है। अच्छी पोजीशनिंग है काउंटर पर। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 1735 1770 के प्राइस टारगेट बनते हुए दिखने चाहिए। अंटिल काउंटर 1680 के ऊपर मेंटेन है, इसमें अपनी बाइंग पोजीशन रखें। ओके, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, तो देखिए PNB में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। PNB में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है कंसोलिडेशन के बाद, तो PNB के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 100 रुपीज 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड पे। 100 रुपीज 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे PNB के फ्यूचर में और 96 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ठीक, ये एक स्टॉक। राजेश जी, आप कैसे देख रहे हैं अभी जिस तरीके से बाजार में भी बिकवाली हावी हो रही है और थोड़ी बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 800 से ज़्यादा अंकों की गिरावट। कोई स्टॉक, कोई नज़रिया आपका इस पर? देखिए, गिरावट हो रही है, ये अपनी जगह तय है, और ऐसे में कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं एक ऐसा स्टॉक चुनना चाहूंगा जो, जैसे अभी वीरू जी और आशीष जी ITC की चर्चा कर रहे थे, जो 150 से 500 तक चला गया, वैसे ही एक स्टॉक जो मैंने बार बार जिक्र किया हुआ है
बीएससी का, जो मैं अगर ठीक से याद आता है तो 700-800 के लेवल से बोल रहा हूँ और ऑलमोस्ट 6000 तक छू के आया है। अभी मैं समझता हूँ 5100 रुपए के लेवल पे इसे खरीदारी करनी चाहिए। बाजार में तेजी हो मंदी हो, कोई खरीदारी कर रहा है, कोई बिकवाली कर रहा है, एक्सचेंज के तो कमाई हो ही रही है। और दूसरी तिमाही में अगर आप देखोगे तो उनके जो अर्निंग्स थे वो अपनी लाइफ टाइम बेस्ट अर्निंग थे। वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए, लगातार बढ़त बना रही है। एफएनओ का मार्केट शेयर जो पहले अप्रैल 23 में 0 था, वो सितंबर 24 में आके 27% के आसपास हो गया। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बॉटम लाइन रिपोर्ट करी। एबिटा मार्जिन 52% तक चला गया। स्टार म्यूचुअल फंड का जो इनका प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा चल रहा है। सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है। स्टार आईनएक्स में है। कंपनी में करीब करीब 2000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। और अब ये जो सिर्फ 2 एक्सपायरी हो गई है एनएसई और बीएसई की, मंगलवार और बृहस्पतिवार, मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको ऑप्शंस ट्रेड में एक बड़ा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, बीएससी आपका पसंदीदा स्टॉक, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मीनवाइल अब लेके आइए इंडेक्स, थोड़ा बात कर लेते हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप आज भी इंडेक्स को देखें जहां निफ्टी क्लोज होने जा रहा है, आप थोड़ा कैंडल्स को रीड कीजिएगा जरा प्लीज़। निफ्टी का एक कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए। आप शॉर्ट ना भी कैरी करिए तो भी आपको शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखाता हूँ कैसे की जाती है। आप लास्ट कैंडल को देखिए, उसका क्लोज था 23528, ठीक है, और एग्जैक्टली आज की बॉडी का ओपनिंग पॉइंट भी लगभग वही है, उससे 20 पॉइंट ऊपर है। ये सिंपली एक क्रक्स है कि बाजार जब ओपन होता है, सप्लाई आती है पिछले क्लोज के पास और फिर हम वहाँ से क्रैप्स होते हैं। ये क्लियर सेंस है कि ओवरनाइट रिस्क लेने का मतलब नहीं है। और आप निफ्टी बैंक भी लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक इज एट डे लो। आज की कैंडल का जो अपर जोन है वो भी वही है, परसों की बॉडी का एग्जैक्टली क्लोज। तो ये सिर्फ कल और आज में नहीं है। आप जाइए सारी कैंडल्स को रीड कीजिए, किसी भी कैंडल के बीच में गैप परसिस्ट नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ओवरनाइट रिस्क लेना, प्रॉफिट तो मिल रहा है बट अगले दिन M2M बड़ा नहीं खुलता है। सिंपली आइए कॉल-आइटर्स के जोन्स को देखिए, वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लीजिए। निफ्टी बैंक में एक समय के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप शॉर्ट कैरी कर सकते हैं, बट आई विल एडवाइस बेटर है कि यहाँ पे कवर करके एक बार फिर से हम चूज़ करें, या फिर 50% आप कैरी कर सकते हैं, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरी की पूरी एफआईएस की सेलिंग जो है ना, ये टारगेटेड है बैंक्स को लेकर। 48,761 सिंस नाउ। अब हमारे पास वीकली चार्ट्स हैं, समझ लीजिए वीकली चार्ट्स पे क्या हुआ। वीकली चार्ट्स पे इतना बड़ा प्राइस डैमेज एक वीक की कैंडल, मेरे ख्याल से शायद नवंबर 2020 के बाद इतना बड़ा वीकली कैंडल क्रिएट हुआ है एट 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। हर प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ख़राब क्लोजिंग है। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, वीकली क्लोज कहाँ है? अब हमारा वीकली जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो अलाइंड है 23444, एग्जैक्टली यही प्राइस। तो निफ्टी क्लोज हो रहा है 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, लेकिन ये गंभीर और एक ख़राब क्लोज है। बट ज़्यादा झुकाव याद रखिएगा निफ्टी बैंक पे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी आईटी ने निफ्टी के कुछ पेन को ले लिया। अब आइए जो डेरिवेटिव बैंस का अपडेट वो थोड़ा देखते हैं कि बैन में क्या जा सकता है या फिर क्या बाहर निकल के आ सकता है। आपकी स्क्रीन पे स्लाइड है। आरती इंडस्ट्रीज़ हो सकता है शामिल, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो 92% हिट कर चुका है, तो पॉसिबल अगर आप देखें जो स्टॉक है जा सकता है। और मणिपुरम निकल सकता है बाहर। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो रिड्यूस होकर अब 84% हो चुकी है। और इसके बाद लेके आइएगा आप डेरिवेटिव्स का प्लेसमेंट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टेट्स क्या कह रहे हैं उसको भी देखेंगे हम, और काफ़ी गंभीर नज़र आएगा क्योंकि आज बैंक्स की एक सिरे से काफ़ी पिटाई हुई है। ओह, हार्डली 28 लॉन्ग, आई मीन बिल्कुल अभाव था। 28 6 में शॉर्ट कवरिंग, लुक एट शॉर्ट 144 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 50 में, यानी क्लोज टू 200 स्टॉक्स जहाँ पे प्रेशर था लॉन्ग अनवाइंडिंग का और शॉर्टिंग का। स्लाइड्स लेकर आइए एक एक करके। लॉन्ग ज़्यादातर आईटी काउंटर्स में आया और कुछ केमिकल्स में, एलटीआई माइंट्री, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस। क्लियरली बाजार ने लैच ऑन किया, ग्रिप किया आईटी को पोस्ट टीसीएस नंबर्स, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी थी,
प्लेसमेंट बहुत रिस्की नहीं थी, रिवॉर्ड ज़्यादा था उसमें। शॉर्ट कवरिंग भी इसी स्पेस में आई, विप्रो में, बिरला सॉफ्ट, मन्नापुरम जिसमें क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन रिड्यूस हुई है, कोफोज में शॉर्ट कवरिंग थी क्योंकि ये कल 20 डे में ब्रीच करके गया था। बाकी श्रीराम फाइनेंस, टाटा एलेक्सी, आरईसी, हुडको, बीएचएल शॉर्ट बिल्डअप था। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग आपकी स्क्रीन पे, इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, HFCL, बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और बंधन बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज जो लॉन्ग पोर्शंस थी स्क्वायर ऑफ हुई। एक बार लेके आइएगा कल्याण, और जरा एक बार कल्याण को देखिए, मात्र 5 सेशंस में एक स्टॉक क्या से क्या हो गया। इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 3 जनवरी को, माइनस अप 200 डेमा जो 595 पे लैंड है, लग रहा है कि वो आएगा। बिल्कुल, देखिए अब वीकली बेसिस पे देखें तो 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बहुत मेरे ख्याल से ये तो काफी लंबे समय के बाद मार्च 2023 में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था। उसके बाद अब वापस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज 590 है, बट हो सकता है कि 590 को ब्रेक करके 560 की तरफ जाने की कोशिश करें, जहां पर 50 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। कविता जी, ये पेटीएम का चार्ट देखिए आप, ये पेटीएम में कल भी गिरावट हावी देखने को मिल रही थी, इनफैक्ट आज भी ये इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ता नज़र आ रहा है। 5.5% से ज़्यादा गिरकर कामकाज कर रहा है 846 के लेवल पर। और हालांकि बीच में तेज़ी देखने को मिली थी, फिर एक मुनाफा वसूली, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस गिरावट को, क्या करना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में और फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी क्या इस लेवल्स पे अभी? तो श्रेया, इसका डाउनसाइड मोमेंटम जो बना हुआ है, मुझे लगता है लेवल 810 820 के पास आकर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड की टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखनी है तो 820 810 के लेवल के पास जाकर देखनी चाहिए। ठीक है अमित जी, अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देखिए आप, इसमें भी भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है और ये डे लो के आसपास कामकाज करता दिख रहा है। देखिए 3.5 अंकों से ज़्यादा, इनफैक्ट 4 अंक के करीब ये गिरकर कामकाज कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। कैसा लग रहा है ये स्टॉक और ये गिरावट में क्या करना चाहिए? भारी गिरावट है, ऑलरेडी स्टॉक लगभग 4.25% गिर रहा है और 200 डेमा पे ऑलमोस्ट आ गया है, जो कि इसका सपोर्ट जोन है। फ्रेश शॉर्टिंग की यहाँ एडवाइस नहीं है, बट काउंटर डेफिनेटली वीक है। यहाँ पे अगर 10,700 के लेवल 1 से 2 दिनों में अगर टूटते हैं तो फिर बिकवाली काफी बढ़ेगी। किसी के शॉर्ट्स हैं तो एक बार मुझे लगता है प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 200 डेमा का। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी स्क्रीन पे 10,852 पे डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ। जो राजेश जी ने कॉल दी थी ना IRCT से, वो अच्छा करते हुए 782 आज थोड़ा सा स्पाइक था उसमें। बाकी कंप्लीट ये सेशन बिलोंग करता है IT को, और मेरी को आपकी स्क्रीन पे आएगा ये करीब 674 पे 65 पे। जरा एक बार निफ्टी FMCG इंडेक्स लेके आइएगा। पिछले मतलब कल के सेशन में और आज के सेशन में जिस इंडेक्स ने बिल्कुल स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, उसमें शायद मेरे ख्याल से निफ्टी FMCG ही होगा। आज स्थिर रहा और बट स्टॉक्स पर स्ट्रॉन्ग एक्शन था, जिसमें मैरिको ऊपर है। बाकी अगर आप देखें आज एक पुल बैक मोड में रहा थोड़ा सा एस्ट्रल, और SBI लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में करीब 0.5% ऊपर। ये सोनी जी एट 4081 कंसिडर करना चाहिए क्या, मतलब फॉर पॉसिबली अ लॉन्ग कैंडिडेट ऑन मंडे, अगर ये इसी जोन के ऊपर स्टेबल रहा तो? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे कंसोलिडेशन में है। 1440 1430 को थोड़ा लो एंड में सपोर्ट अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं 1500 के करीब थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट वो कंटिन्यूसली बाउंस करते आ रहा है वही 1430 1440 सपोर्ट से। मुझे लगता है जब वो 1500 लेवल को क्रॉस करेगा, उसके ऊपर अपसाइड अच्छा रहेगा टुवर्ड्स 1540 1560 कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी डिक्लाइंस पे भी ऐड कर सकते हैं, डिक्लाइंस टुवर्ड्स 1460 वहां तक के ऐड कर सकते हैं, और 1500 के ऊपर क्रॉस करेगा देन अ गुड मूव आपको टुवर्ड्स 1540 1560 के रेंज पे शॉर्ट टर्म पे नजर आ सकती है। ओके, चलिए SBI लाइफ पे बात हुई। अब एक काम करते हैं, चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए। बड़ी वॉल पे आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। पहले निफ्टी के 50 के बिहेवियर को देखते हैं, या ये इंडिसेस को देखते हैं। सेंसेक्स लगभग 225 अंक नीचे और निफ्टी करीब 88 अंक नीचे। तो आपको जो बेंचमार्क इंडिसेस हैं फ्रंटलाइन, अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखेंगे, प्राइस डैमेज इसलिए नहीं क्योंकि इतना बड़ा इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक, क्योंकि यहाँ पर IT ने वो रिकवरी दे दी, बट
फॉर बैंक इटसेल्फ आज का सेशन डिजास्टर्स रहा, वाइल्ड रहा। 754 अंक नीचे, करीब 2% गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे इसका इम्पैक्ट क्या था वो आप भली बात देख सकते हैं। 2068 नेगेटिव्स, रेड कलर्स, डेक्लाइंस, एडवांसेस करीब 380। बाकी मिड कैप्स में पेन था। लुक एट स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स 2.5% की गिरावट है यहाँ पे, 2 से 2.5% की गिरावट। आईटी में करीब 3.25% का मूव था। उसने थोड़ा सा निफ्टी को 50 वेमा डिफेंड करने का एक मौका दिया, अदरवाइज शायद ये सेशन किसी और नोट पे क्लोज होता और निफ्टी पे शायद और वीकली ख़राब हमको क्लोज मिलता। अब आइए निफ्टी के ग्रिड पर एग्जैक्टली जो 50 स्टॉक्स हैं उनके बिहेवियर को देखते हैं। उसमें पूरा सिर्फ आपको आईटी जो है ना वो स्टेबल स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। अदर देन दैट, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, सब में कोलैप्स था। ये आपकी स्क्रीन पे स्लाइड्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी सीपीएससी, मेटल्स, एफएमसीजी, आईटी। सिर्फ एक आईटी ने 2 ट्रांचेस में मूव दिया आज, याद रखिएगा। सुबह एक स्ट्रॉन्ग मूव 800 पॉइंट का, दिन कोलैप्स हुआ, अपने गेंस को सरेंडर किया और फिर लोअर लेवल से दमखम जुटा के ऑलमोस्ट डिहाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। जो कि निफ्टी ऑटो 1.25% नीचे, बैकफुट पे। निफ्टी फार्मा में आज कोई भी अगर आप देखें रिलीफ नहीं था। निफ्टी फार्मा भी पनिश हुआ आज, लगभग 2% नीचे। निफ्टी रियलिटी लगभग 3% नीचे। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स लगभग 105 अंक नीचे, यानी करीब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1% का लॉस था। और लुक एट कैपिटल गुड इंडेक्स 1.5% नीचे, 2% नीचे, 1100 अंकों की गिरावट थी यहाँ पे। और ये वो स्पेस है जो कि अलॉन्ग विद बैंक्स सबसे बड़ी शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग को विटनेस कर रहा है। चाहे वो कैप गुड्स में एल&टी हो, सिमेंस हो, कमिंस हो, एबीबी हो, इवन बीएचईएल, सब में काफ़ी पेन था। अब आइए जरा इक्का दुक्का जो काउंटर्स जो मैं आपकी स्क्रीन बैठना चाहूँगा, जिनके लिए एक डिजास्टर सेशन रहा। टाटा एलेक्सी आपकी स्क्रीन पे एट 5952, ये ऑलमोस्ट अप्रैल 24 के बाद सबसे निचले स्तरों पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे निफ्टी ग्रिड। टीसीएस टेक, महिंद्रा एचएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ काउंटर्स जो कि स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे आप इनको ऐसे बाजार में। और बैकफुट पे श्रीराम फाइनेंस 5%। आई मीन आप इंडेक्स के स्टॉक्स का हाल देखिए, 5%। इंडसइंड बैंक 4.25%, अदानी एंटरप्राइजेस 4%, एनटीपीसी 307 पे लगभग आज लॉसेस रहे, इसमें करीब 4% के। बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, इसमें पेन था। सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई मेरे ख्याल से अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे करीब 50 रुपए के फ्रैक्शन से ट्रेड करता हुआ। ग्रेसिम, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट्स पावर, गिटारा स्टील, इन सभी काउंटर्स में पेन था। और जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी वो थी एचयूएल में और बजाज फाइनेंस में और भारतीय एयरटेल और ब्रिटानिया। एफएमसीजी ये बास्केट में थोड़ा बहुत कंफर्ट था। बट ये हफ्ता बेहद निराशाजनक रहा। और मैं अगर कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे आऊँ तो इस वीक की शुरुआत हमने की थी 24,052 से और अंत कर रहे हैं करीब 23,438 पे, यानी लगभग 600 अंकों का नुकसान इस वीक पे हुआ। हाई एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लो एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पेन है और मेरे ख्याल से ये दर्द और ये पेन आपको अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में नज़र आ रहा होगा। और ऐसे में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे खास कार्यक्रम मार्केट का पंचनामा में पूछ सकते हैं। और एक छोटे से विलंब के बाद श्रेया और आशीष बहती जी के साथ आप जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपके निवेश या फिर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर आप ज़रूर पूछेगा। बाकी हफ्ता जैसा भी रहा ख़त्म हो गया, ये बड़ी बात है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल में, सोमवार को 7 बजे, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस